अभी तक जो हमने चैप्टर्स कर लिए वो है मैरिज, चाइल्ड बर्थ, लिटिगेशन, प्रोफेशन, एजुकेशन। ठीक है, ट्रैवल भी हमने कर दिया। हमारे पास रह गया, आपने वो 7 भी बताना। हाँ वो मैं पीछे भूल गया था, वो बता दूं। और हेल्थ रह गया, लॉन्गेविटी रह गया और प्रॉपर्टी रह गया। पीछे ट्रैवल की बात हुई थी तो एक चीज रह गई थी, इस क्लास में बताने भूल गया था। 7th है वो भी ट्रैवल का है, और वो है चेंज ऑफ कोर्स ऑफ जर्नी। 3, 9, 12 मैंने लिखाया था ट्रैवल का, 7 में लिखवाना भूल गया था, वो आप लिख सकते हैं। 7 है चेंज ऑफ कोर्स ऑफ जर्नी। चेंज ऑफ कोर्स ऑफ जर्नी का मतलब है कि जैसे आपको कोई शेड्यूल्ड ट्रैवल होता है हमेशा, ट्रैवल भी है वो शेड्यूल्ड ट्रैवल। लाइक आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, शेड्यूल्ड ट्रैवल, या आपका ट्रैवल है शेड्यूल जो है दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद ऑफिस के। तो जब आप जयपुर से अहमदाबाद पहुंचे तो आपको एक और काम निकल आया, या आप मन बन गया चलो बॉम्बे होते जाए। सो वो काम जो है वो 7th हाउस करता है। दैट इज व्हाट 7th हाउस डज। अगर वो होगा ट्रैवल के समय पे तो कई बार मॉडिफिकेशन हो जाएगी बीच के अंदर, जो शेड्यूल नहीं होगा ट्रैवल वो भी हो जाएगा। अगर 3, 9, 12 आप कह रहे हो उसमें ट्रैवल के लिए, तो अगर सिर्फ 3 हो या 12 हो तो नहीं, उसका मतलब नहीं है। अगर सिर्फ बता दो जो ये अपना सिस्टम है ज्योतिष का, इसमें सिंगल हाउस का कोई महत्व नहीं है। वो है कि जब हाउसेज कॉम्बिनेशन बनाते हैं तभी आता है। अब 3 अगर 9 के साथ लग रहा है तो ट्रैवल है, 3 12 के साथ लग रहा है तो ट्रैवल है, 3 9 और 12 दोनों के साथ लग रहा है तो भी ट्रैवल है। लेकिन 3 11 के साथ लग रहा है तो कम्युनिकेशन है, मतलब बदल जाता है। 3 6 से 8 है तो नो इंक्लिनेशन फॉर एजुकेशन है। 3 अकेला फिर भी ट्रैवल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, शॉर्ट ट्रैवल तो है, लेकिन मेजर उसका जो मतलब है वो थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, डिपेंड करेगा वो कौन से हाउसेस के साथ में अटैच हो रहा है। 3 6 से 8 है वो नो इंक्लिनेशन फॉर एजुकेशन है, उसका एक कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी कि हम उस समय बात सिर्फ एजुकेशन की करेंगे। बच्चा है तो उसकी एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ उसकी हेल्थ भी तो चल ही रही है साथ में। अब आप मिडिल एज हैं तो आपकी मैरिड लाइफ भी चल रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी चल रही है, आप पढ़ भी रहे हो, आपकी हेल्थ भी चल रही है, सारी चीजें चल रही है। तो सिर्फ एक चीज पे बात नहीं करनी हमने कभी भी। तो मैं क्योंकि एक एक चैप्टर अलग अलग पढ़ा रहा हूँ तो एक एक चैप्टर में एक एक चीज की ही बात करता हूँ। लेकिन अगर एग्जाम्पल के तौर पे ये प्रोफेशन का कॉम्बिनेशन है 2 6 10 11, तो 2 6 10 चल रहा है, समझ लो 11 नहीं चल रहा है, 2 6 10 चल रहा है। आपकी एज का आदमी है से 45 अराउंड 45 50, तो उसकी मैरिड लाइफ भी चलेगी। तो मैरिड लाइफ कैसी चल रही है उसकी 2 6 10 है, तो मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी नहीं चल रही। बहुत अच्छी मतलब झगड़ा भी नहीं है, बट यह कि उस पर समय नहीं दे पा रहे क्योंकि 6 10 बहुत है, तो आपका काम बहुत नहीं, पैसा आप अच्छा कमा रहे हैं, हेल्थ आपकी ठीक सी है, कोई समस्या नहीं है, ये हर चीज को हमें देख रहे हैं। यही 2 6 10 11 जो हम प्रोफेशन के लिए देखते हैं, इसका मतलब ये था ना बाकी चीजें खत्म हो जाती है, बाकी चीजें चलती रहती है। मतलब ये सब मतलब ये 3 9 12 में 2 हो तो बेटर है। हम हमेशा मेजर चीज की बात करेंगे। आप गुड़गांव से दिल्ली आए हो, ये कोई मेजर सी बात नहीं है। दुनिया गुड़गांव से दिल्ली दिल्ली चलती है, आप नहीं जाते बात अलग है, लेकिन वो मामूली सी बात है। गुड़गांव से दिल्ली 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। पहले टाइम में जाओ तो आपको कुछ नहीं है, टाइम प्लेस कंडीशन तो लगेगा ना। पहले आप दिल्ली से कोई यूएस जा रहा है तो 1 in millions, आज क्या है हर घर घर में दिल्ली से अमेरिका जा रहे हैं। गर्मियों में पूछो कहाँ जी, यूरोप के टूर पे चले गए, किसी दूसरे पूछा जी सिंगापुर चला गया, थाईलैंड तो सभी चले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये क्योंकि वो इजी हो गया यार, तो अब वो दूरियां कम होगी। ठीक है, अब जाने का सिस्टम ही बदल गया। पहले तो जाते थे तो वो सुराही भी लेके चलनी पड़ती, बिस्तरा भी लेके जाना पड़ता था, और पराठा के साथ आलू जीरे और साथ में 4 लेके जाना पड़ता। अब कौन जाता है? मतलब 2 हो तो बेटर हो जाए ट्रैवल। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ लॉन्ग ट्रैवल की बात। लॉन्ग ट्रैवल अगर सिर्फ 12 दिखा रहा है 3 9 नहीं दिखा रहा, 12 अब देखना पड़ेगा। 12 अगर प्रॉपर्टी के साथ है तो एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी, और सिर्फ ट्रैवल का देख रहा है 12 में, मैरिज के साथ है तो एक्सपेंडिचर है। और क्या बोला? ट्रैवल का देख रहे हैं स्पोर्ट में, हाँ 12 दिखा रहा है। हाँ, ये पूछ रहा हूँ मैं।
12 अगर दिखा रहा है तो उसका मतलब ट्रेवल से नहीं है, 12 का मतलब एक्सपेंडिचर से है। 3 होना जरूरी है 3 अगर जाएगा तो फिर ट्रेवल जाएगा। 12 में तो देखना पड़ेगा किसके साथ लग रहा है। अब जैसे ये 26 10 11 और साथ में 12 भी एग्जाम्पल में, तो क्या होगा कि एक्सपेंडिचर से बेनिफिट आएगा। अब यहाँ ट्रेवल नहीं है, एक्सपेंडिचर से है। अब 2 7 11 के साथ तो क्या होगा कि मैरिज धूमधाम से होगी, 12 खर्चा होगा। 5 के साथ 12 तो मतलब बदल गया, लव अफेयर। तो 12 किस हाउस के साथ लग रहा है उससे मतलब, ठीक है। इसमें एक हाउस की बात दिख रही है। हाँ, अब इसमें 12 के साथ यहाँ 3 भी हो गया, 3 5 12 ऐसे। तो ये हो सकता है कि लव अफेयर भी है और उसके साथ ट्रेवल भी कर रहे हैं और खर्च भी है। खर्च तो खैर तो आप बेहतर जानते हैं, मोहब्बत होगी तो खर्च होगा आप में से बेहतर। जो लव अफेयर बोल रहे 5 12 और 5 12 सेम है काम जो है, नहीं सेम नहीं है ना। फर्क है। 5 12 में लव अफेयर है, 5 8 12 में इस लव से दुनिया जलती है, वो कुछ नहीं है। स्कैंडलस लव अफेयर क्या है? दुनिया जलती है। दुनिया में जो 33 करोड़ पॉपुलेशन थी हिंदुस्तान की 1947 के अंदर, आज 121 होगी, कितनी होगी? 125 के प्लस हो रही है। तो बिना प्यार मोहब्बत की होगी तो ये सारी दुनिया कभी, लेकिन जो दुनिया जल रही है उस पर 5 8 12 में दुनिया जलती है प्यार से। 37 हाँ जी 37 ट्रैवल है, 37 भी ट्रैवल है। लेकिन और चीजें भी हैं इसमें, कम्युनिकेशन भी हो गया। मैरिज अगर नहीं हुई तो मैरिज हो सर सकती जी नजर नहीं आ रहा ब्लैक बोर्ड पे, ये आप बड़ा लिखे हैं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी हो सकता है, हो सकता सर है, एक क्वेश्चन कई सारी चीजें हो सकती है। हाँ जी तो आपने कहा कि 2 7 11 शादी के लिए है, क्योंकि 7 सोसाइटी के आशीर्वाद देना जरूरी है, और 10 नंबर जो है वो खराब कर देते हैं। लेकिन आजकल अगर जो जाके कोर्ट मैरिज करते हैं उसमें तो 10 चाहिए होगा। नहीं वो मतलब नहीं है। मतलब यह है कि जो शादी है उसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं होता। आपने रजिस्टर तो कोर्ट से करा ली, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस तो सोसाइटी करेगी ना सर। आपके घर में आपने शादी कर ली, ठीक है ना। अब तो शादी करने के बाद आपके पास कार्ड आएगा मिस्टर एंड मिसेज दिस एंड दिस, तो वो सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया तभी तो मिस्टर एंड मिसेज को बुला रहे हैं, अदरवाइज आप मियां बीवी थोड़ा। मतलब एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हो, जो सोसाइटी एक्सेप्टेंस ही है। और कोई लोग एक्सेप्ट नहीं करते वो शादी, भाई हम नहीं मानते, लेकिन कोर्ट मान रही है इनकी शादी। सर ये कोर्ट का मामला क्या आ गया, मैं आपको वही समझाता हूँ। कोर्ट का मामला क्या आ गया, ये जो है पाश्चात्य सभ्यता और हिंदू सभ्यता क्या मतलब है इसमें, वो दोनों चीजें हमें समझनी पड़ेगी। पश्चिमी सभ्यता और हमारी सभ्यता, वहां पर इसका आंसर है। पश्चिमी सभ्यता में एवरीथिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू आर अ फादर, यू आर अ फादर एंड यू हैव अ सन, देन इट इज नॉट अ रिलेशन, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और वो कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के निहित ही आप फादर और सन हो, और कोई मतलब नहीं। हर चीज एक कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे यहाँ पर हिंदू सभ्यता के अंदर अलग तरीके से समाज चला है। हमारे यहाँ पर समाज को चलाने के लिए 4 प्रकार के डर थे। एक है भगवान का डर, गॉड, भगवान का डर। एक है समाज का डर, सोसाइटी। एक है पेरेंट्स का डर। एक है और कौन जाएगा, राजा का डर। माता पिता, हाँ परिवार। हमारे यहाँ परिवार, नॉट ओनली समाज, परिवार और माता पिता। अब कोई भी हमारे यहाँ जो जब समाज बना तो उसको इस तरीके से उन्होंने बनाया कि समझा इस बात को कि इंसान जो है एक एनिमल है एक्चुअली, प्राकृतिक रूप से हम जानवर हैं। अब इस समाज को चलाना है तो अगर इसमें
अब प्राकृतिक कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, प्राकृतिक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ लोगों ने अगर इकट्ठे रहना है तो एक जब तक लॉ नहीं होगा तो फिर वो आपस में चीजें लड़ती जाती है। लॉ नहीं होगा का मतलब क्या है कि अगर आप सड़क है, हाँ जी भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ, भेज, सड़क है, अब सड़क के ऊपर लोग चल रहे हैं, अब वो ना लेफ्ट हैंड ड्राइव है ना राइट हैंड ड्राइव है, दिल्ली के हिसाब से चल रहे हैं, तो कितना आसान है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना, अपनी जगह पर पहुंचना, आप समझ। लेकिन अगर उसी तरीके से बॉम्बे में चल रहे हैं तो आप देखिए कि कोई रॉन्ग साइड नहीं आता, हर कोई आदमी रेड लाइट पे रुकता है, चंडीगढ़ में भी रेड लाइट पे रुकेगा, कोई रेड लाइट आपेगा नहीं, तो आप आसानी से पहुंच जाते। तो हर एक चीज का एक लॉ बनाना पड़ता है, तो उन्होंने ये लॉ बनाया। ये लॉ क्या है कि भगवान का डर, समाज का डर, माता पिता का डर और राजा का डर, चारों डर इंसान को होंगे तो समाज ढंग से चलेगा। जैसे लड़की रात को लेट आ रही काम करके या कहीं से, तो एक समाज का डर है। लड़का अगर रात को आ रहा है तो आस पड़ोस में लोग पूछते थे क्या बात है, बहुत लेट हो गए, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है, एक है हमें दुनिया को देखना, दूसरा है इसकी वजह से एक प्रेशर रहता है, आदमी डिसिप्लिन में रहता है। अगर कोई लेट उठा है, इतनी इतनी बात तक हो जाती है, कोई लेट उठा है तो पड़ोसी बोल रहा है इतने लेट क्यों उठा। अगर आपको तो पता है जब हमारी उम्र थी, अगर हम यूनिफॉर्म पहनेंगे स्कूल की और पिक्चर देखने जा रहे हैं तो जो पिक्चर हॉल का मैनेजर है उससे भी डर लगता है, वही थप्पड़ मार के ना भगा दे, पढ़ो यार किस स्कूल से, ठीक है ना। तो ये समाज का डर है जिससे प्रॉपरली चलेगा। एक हो गया माता पिता का डर, तो मम्मी हमेशा डराती रहती, पापा को कह दूंगी, पापा को कह दूंगी। पापा कहते कुछ नहीं रहे, मेरे फादर ने मेरे पे कभी हाथ नहीं उठाया ना मेरे को डांटा, लेकिन हम ऐसे डरते थे फादर से जैसे हिटलर। मैंने हो सकता है अपने बच्चों को मारा 2-4 बार, लेकिन मेरे बच्चे नहीं डरते मुझसे, वो बात अलग है। कहने का मतलब है कि एक डर लगा के रखते थे ताकि कुछ गलतियां न करें, ठीक है। उसके बाद आ गया भगवान का डर। अगर आदमी अकेला है, अगर घर में है तो पेरेंट्स का डर है, घर के बाहर है तो समाज का डर है। जैसे पिक्चर देखने गए तो टीचर ने को पता चल गया, टीचर ही चपेट मार देगी, पड़ोसी अड़ोस के अंकल ने देख लिया, वही कान पकड़ के घर ले आएगा। एक है अगर आप अकेले हैं, कोई भी नहीं देख रहा, तो भी ये रखना है भगवान जी देख रहे, भगवान देखता है। मुसलमानों को कहते होंगे अल्लाह देखता है। इस तरह से हमारा पीछे समाज चला। और आखिर में है राजा का डर। अगर ये तीन ही आदमी से आदमी डर लेगा तो ये राजा को काम करना ही खत्म हो जाएगा। राजा का कोई काम नहीं, मतलब कानून का डर। अगर हम डरते हैं कि कोई देख लेगा, कोई कुछ कह देगा, तो फिर हम क्राइम करेंगे नहीं, तो क्राइम अपने आप ही खत्म हो गया। राजा के डर वाली तो बात ही खत्म होगी। अमेरिका वगैरह में बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें सिर्फ राजा का डर है और किसी चीज का डर नहीं, लेकिन वहां राजा काम करता है। हमारे चारों अब काम नहीं करते क्योंकि हम अब कंफ्यूज हो गए। माँ बाप से बच्चे डरते नहीं, समाज का डर रहा नहीं, भगवान को कोई आजकल पूछता नहीं, और जो अफसर है वो पैसा लेके छोड़ देते थे, पुलिस है पैसा लेके छोड़ देते। तो ये जो चीज डिजाइन की थी, ये इसीलिए डिजाइन की थी, एक तो राजा के ऊपर प्रेशर ही खत्म हो जाए, अपने आप ही समाज चलता रहे, कोई समस्या ना। लेकिन वो और हमारे में फर्क है, ये बेसिक डिफरेंस है जो आप हम बात कर रहे हैं। इसलिए हमारा समाज डिफरेंट है और हमारे यहाँ पर तौर तरीके डिफरेंट है। बात शुरू वैसे कहां से हुई थी जो मैं यहाँ ले गया? हाँ, कोर्ट मैरिज। तो हमारे यहाँ क्या है कि वो सामाजिक है, व्यवस्था सामाजिक रही है हमेशा। उनके यहाँ व्यवस्था कभी सामाजिक नहीं रही। उनके यहाँ व्यवस्था जो है हमेशा वो हर चीज में कोर्ट, हर चीज में हर चीज में ये, और इंडिविजुअलिस्टिक भी है, वो भी अभी बात करते हैं। श्रीनिवासी, हाँ जी, इंडिविजुअलिस्टिक भी हो गया कि आज से पहले
हमारे यहाँ क्या होता था कि हमारे यहाँ पर क्या होता था कि न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, जॉइंट फैमिली। चाचा भी रह रहा है, चाची भी रह रही है, ताया भी रह रहा है, ताई भी रह रही है, दादाजी भी रह रहे हैं, दादाजी के भाई भी रह रहे हैं, मौसी बुआ सब। कोई भी किसी के बच्चे को चपेट मार दे कोई बात नहीं, कोई बच्चा जहाँ के खा आया, कोई बात नहीं। अगर दादी ने चपेट मार दी और हमने बता दिया कि दादी ने चपेट मार दी, तो माँ एक और मार देती थी और तूने गलती की होगी। अगर हमने बता दिया कि भी, अगर एक मिनट आलम आ गया, अगर हम बता देते कि भी टीचर ने सजा दिया है तो एक चपेट और लग जाएगी। अगर एक टीचर को कह दिया कि दूसरे टीचर ने मारा, एक और लग जाएगी। आज का टीचर तो डांटती नहीं डरती, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक हो। अब टीचर को भी नहीं कुछ बनता, नहीं बने, नहीं बनता मत बने, तो फर्क नहीं लगता। पहले टीचर को भी लगता था कि मेरा ही बच्चा है, पूरे समाज पूरे मोहल्ले को लगता था कि मेरा बच्चा है। पूरे समाज की में अगर मतलब पूरा समाज और पूरी गली के अंदर किसी की लड़की है तो अगर कहीं दिख रहे हैं तो दे विल बी वेरी प्रोटेक्टिव। ये भी था, अब तो खैर मामला खत्म हो गया। आपको ध्यान होगा अच्छे तरीके से, जो मतलब मेरे से उम्र में बड़े बैठे हैं, कि अगर रात अकेले में कोई लड़की जा रही है और सरदार दिख गया तो इसका मतलब वो लड़की समझती थी नाउ इज प्रोटेक्टिव, इज माय चौकीदार। मतलब ये टाइप का समाज होता है। जितने भी हमारे त्योहार हैं उन त्योहारों में भी इंडिविजुअलिस्टिक त्योहार नहीं है। होली है तो सब पूरा समाज मिलके मना रहा है, दिवाली है पूरा समाज मिलके मना रहा है, दिवाली के नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा है तो पूरा समाज सभी मंदिर में खड़े। अखंड पाठ है तो अकेला घर में नहीं हो रहा, सब मोहल्ले से आने। और ये कौन सा होता है, कौन सा वाला सर होता है, करवा चौथ होता है, हाँ, उसमें उल्लू की पूजा होती है। उसमें भी जो वाइफ है वो पहले अपनी सास को कोई गिफ्ट दे के आएगी, एक नाइट पहले वो सास को गिफ्ट दे के आएगी। वो उसका मतलब है, भी उस पर आएंगे। फिर रात को चांद देखने से पहले पूरे मोहल्ले की जो औरतें बैठेंगी साथ में, वो कोई कथा वगैरह होगी समथिंग, मैंने सुनी नहीं, मैंने करना भी क्या सुन लिया। ठीक है सर, अच्छा बता दिया, ठीक है। वो जो स्टोरी बताई जा रही है या कुछ है, उस स्टोरी से उतना मतलब नहीं है। मतलब है, एक मिनट दे दीजिए, चेयर यार पास एक्चुअली क्या वो भी खत्म हो गया ना, अब क्या कहते हैं, वोट भी खत्म हो गया, फिर भी कुर्सी का इतना प्रॉब्लम हो गई। कुछ नजर नहीं है। अच्छा, वैसे भी नहीं ठीक है, थैंक यू। अब करवा चौथ में भी मोहल्ले में अगर आपस में औरतों में कोई किसी एक में कभी मन मुटाव है तो फिर भी वो इकट्ठे बैठ लेंगे। होली का त्योहार तो हम मानते ही हैं कि भाई इसीलिए है कि कोई पुराने कोई आपस के आपके दुख सुख है, दुख सुख नहीं, सॉरी, आपस में कोई रंजिश है तो उसको उस दिन खत्म करते हैं। तो सामाजिक है, एवरीथिंग इज सामाजिक। इंडिविजुअल कोई त्योहार नहीं है, उनके इंडिविजुअल त्योहार है। फादर डे, मदर डे, बहन डे, भाई डे। हमारे यहाँ सारा दिन फादर डे है, 365 दिन मदर डे है और 365 दिन बीबी का डे तो है ही, आप सब जानते हैं। तो वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, उनको मैं, मेरा, मुझे मिला या नहीं। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, मुझे हमारा है। पापा उनका एक है कलेक्टिविस्ट, वैलेंटाइंस डे। हाँ, वैलेंटाइन डे वो कलेक्टिव है, वहाँ इकट्ठे मिलकर डांस करते सारे। हाँ, पीछे से हाँ, जब बच्चों को भेज दिया, टीचर बिना ट्यूशन के पढ़ा लिया, जब एजुकेशन पूरी हो जाएगी तो वो पूरी बच्चे का और बच्चे जो है ना रिक्शा लेकर के अपना पेट खा भिक्षा का भी सर अब मेरा बच्चे जो है
तो शहर में भी दिया है, तो दूसरे का बच्चा जब मेरे यहाँ भीख मांगने आएगा ना, तो मैं अपने बच्चे की तरह ट्रीट करूँ। तो सर आपका मतलब कहने का ये है कि ये क्वेश्चन आपसे अमेरिका में पूछ रहे तो आप बोलते 10 का नंबर वो शायद है, क्या कहने का मतलब आप? नहीं सर, उधर भी अल्टीमेटली मिस्टर एंड मिसेज तो है ही है ना सर। मैं ये कह रहा हूँ ये मेथड कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्योंकि वो हर चीज को कॉन्ट्रैक्ट मान के चलते हैं। अब क्या है कि अगर मैरिज कोर्ट में हो रही है तो क्या है कि आपको एक मजिस्ट्रेट बैठाना पड़ेगा, ठीक है, वकील चाहिए, डॉक्यूमेंट राइटर चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो हमारे समाज ने सोचा ये यूजलेस बात है। अगर रिलेशन है तो रिलेशन है, रिलेशन कागजों से नहीं बनता। आप बताइए अगर आपकी बीवी आपके साथ नहीं रहना चाहती, कौन सा कोर्ट है उसको आपके साथ रह नहीं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि अगर हो जाता था आपस में तो अब वो सास समझाते थे, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, फलाने, चाची भी आ जाएगी, मासी भी आ जाएगी, फलाना भी आ जाएगा, ढीकड़ा भी। अब क्या जज समझाएगा कैसे? जज के पास टाइम है, एंड हाउ कम जज इज इंटरेस्टेड अबाउट, बट चाची, मम्मी, ताई, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड। वो जिस तरीके से काउंसिल करेंगे वो काउंसलर्स कहाँ से करेंगे? अब काउंसलर्स भी आगे, अगर आपस में मियाँ बीवी का झगड़ा है तो काउंसलर्स आगे। मैंने काउंसलर देखे, जितने भी काउंसलर है सब या तो डाइवोर्स है या उनकी मैरिज है, उनको खुद ही नहीं पता मैरिज लाइफ के, लेकिन वो भर्ती हो जाते हैं क्योंकि वो सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर कौन है? जिसके पास अपना काम नहीं है, घर नहीं है, इसीलिए वो सोशल वर्कर है। नहीं तो हम सोशल हैं, हमारा घर ही, हम खुद सोशल है। अगर हम पूरे गली मोहल्ले के अंदर लोग जानते हैं, आप जानते हो, आप गुड़गांव में आप रहते हैं, आप ऊपर के फ्लोर में कौन रहता है, नीचे के फ्लोर में रहता है, कोई नहीं जानता। पहले पूरे मोहल्ले जानते थे। मैरिज भी ऐसी होती थी। हमारी सिस्टर की जो मैरिज हुई थी वो यही हुई, वो लड़के के मामा जी आ गए, हमारे लिए के मामा जी आ गए, और एक मेरी वाइफ, वो मेरी जो मदर थी, वो खाना खाती स्कूल में पढ़ा गया, तो वो फटाफट आ गए। एम्बेसडर होती थी तब, 70 की बात है, 1970 की। तो एम्बेसडर थी, उनके बाद लाल बत्ती वाली वो सरकार में वो आए, बोलते तो फटाफट कार में बैठ, लड़का है तो बॉम्बे चला जाएगा, उससे बात पक्की कर लेंगे। ये तो बॉम्बे चला जाएगा, उसके 2 बजे, 2 घंटे के बाद उसने फ्लाइट पे जाना। हमारी मदर फटाफट चली गई, तो ये लड़का है, अच्छा ये लड़का है, अच्छा बात पक्की कर, फटाफट पैसे दे, आपने पैसे दे, बात पक्की हुई। मेरी मदर ने लड़के से बात नहीं करी, मेरी वो जो जीआई ने मेरी सिस्टर से बात नहीं करी, शादी हो गई, शादी सक्सेसफुल हो गई। आज लव होता है, दूसरे एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, साल 2 साल इकट्ठे एक दूसरे को जानते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद पता चलता है कि हमने 2 साल वेस्ट किए, तो डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि वो सामाजिक व्यवस्था ही टूट गई। यही अमेरिका की प्रॉब्लम है, इसलिए वहां पर साइकोलॉजिस्ट पैसा कमा रहे हैं। हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है कि वो चाची, मम्मी, ताई जो है सेट कर लेते हैं, आपस में लड़ भिड़ के खत्म कर लेते हैं। गुस्सा आया चाची को तो सुना दी, चाची ने अगले दिन उसको सुना दी, उसके बाद उन लोग साथ में बैठ के फिर चक्की में आटा पीस लिया। तो सिस्टम डिफरेंट है यार, हमारा उनका डिफरेंट है, इसलिए वहां पर जो उनकी कानूनी व्यवस्था में ये सारी चीजें डालती, क्योंकि वो समाज था ही कभी। तो हर चीज में कॉन्ट्रैक्ट है, हर चीज में कॉन्ट्रैक्ट है, हर चीज में कॉन्ट्रैक्ट। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कभी भी रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्ट चलेगा भी कभी, नेवर। देयर इज ए प्रोविजन इन लॉ, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। समझ लो एक औरत ने अपने हस्बैंड को मार के घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। अब वो हस्बैंड चाहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूं, मैं भी बेचारा चाहता, तो वो ये करवा सकता है दैट ही हैज टू गो टू द कोर्ट और एक केस डाल सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स की, मेरे क्योंकि मेरी शादी हुई थी तो मेरा तो हक है अपनी बीवी के साथ रहना, तो ये मेरे को राइट दिलवाया जाए। अब बताओ कि पुलिस वाले पकड़ के उसको ले जाएंगे रात को, क्या पुलिस वाले बेडरूम में बैठे रहेंगे सामने? बेकार की बात, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट बेकार, उसकी डेट ही 6 महीने की लगती है। व्हाट इज द कंज्यूमर राइट्स? दे आर द कंज्यूमर राइट्स। बेकार की बात है, ये सारा कानून ही बेकार है। ये कानून से नहीं, कुछ चीजें समाज से चलेंगी, कुछ चीजें कानून से। करवा लोगे आप, थोड़ा सा कनेक्टिविटी में बता देना सर, ये सब लोग का स्प्रेड कैसे लेते हो, थोड़ा सा चलो हेल्प कर लेते हो, ठीक है। हमें उसके बाद
अब ऐसे उसे सवाल मत पूछना, भावनाएं आ जाती है। जाग जाती है भावनाएं भावनाएं। नहीं, भावनाएं नहीं, अब सवाल गए हुए हैं, मैंने जवाब देना पड़ता ना सर। मैंने फोटो देखी थी आपकी गए हुए हैं, किसमें कार के आगे खड़े हुए हैं, किसमें किसी बाहर ऐसी उनका फोटो गए हुए थे, लाल रंग की। आपको फेवरेट कलर ऑरेंज है सर? नहीं, मेरा फेवरेट ऑरेंज नहीं है सर, वो मांगी हुई थी। वो जो शर्ट थी वो मांगी, शर्ट नहीं थी, वो विंड चीटर थी, मांगी हुई थी, विंड चीटर थी, वो मांगी हुई थी। मांगी हुई वो भी? हाँ जी। वो भी नहीं, मैं कोई बुरा नहीं मान रहा, मैंने सब चीजें मांगी हुई है, मैंने सब चीजें मांगी हुई है ऐसे। वो एक्चुअली क्या है, यहाँ से मैं स्पेन गया, मुझे पता स्पेन में ठंड होगी बहुत, तो वहाँ जिस जगह गए तो उन्होंने कहा जो ठंड से कांप रहा, तो फिर उन्होंने तो मेरे को विंड चीटर दी। बर्फ पड़ रही थी वहाँ पर, बर्फ पड़ी हुई थी कितनी, सही बता रहे, बर्फ पड़ी थी, और इट वाज वो स्टॉर्म, क्या कहते हैं उसको, हवा चली बोलते हैं, हेल स्टॉर्म, और इतना ठंड था उसके बाद भी, फोटो में भी लग रही है। सर इतना था, इतनी तेज थी ठंडी हवा कि बाहर पैदल चलते हुए ठंड लग रही थी, और मैं कांप रहा था, और मेरे को अंदर रेस्टोरेंट में जाना पड़ा कि कुछ देर जो है बैठ जाऊं इस ठंडी हवा से बच जाऊं। उस टाइम फोटो किसने खींची? पीछे की सब सुनना पड़ा हुआ था। वो मासी ने खींची थी। सुनना पड़ा नहीं, बाहर कोई नहीं था, सुनना पड़ा। सड़क तो चलता चलता पीछे बैकग्राउंड नहीं, एक तो पॉपुलेशन भी नहीं है ना उधर, पॉपुलेशन पॉपुलेशन पता नहीं देखो। नहीं, सही कह रहे हैं, वो कारें थी, वो कारों में जमी पड़ी थी, कारों के ऊपर बर्फ पड़ी थी, टोटली कवर्ड फ्रॉम स्नो। तो वो जो है ठंड थी, तो ठंड के अंदर फिर वो अंदर गया, कुछ तो रेस्टोरेंट में खाना, तो कॉफी मंगाई थी, तो बड़ी अजीब सी कॉफी थी उसमें। मैंने पूछा कौन सी है, वो तो आयरिश कॉफी है। तो उसने आयरिश कॉफी में उसमें वो डाल दिया है, अल्कोहल डालता है। हाँ, वो डाला, मुझे तो पता नहीं कैसे बना रहा है, मैं तो अपना पी गया। पीने के बाद गरमाइश होता है, लेकिन मैं पूरी नहीं पी सका, मुझे ये समझ नहीं है मैं पूरी नहीं पी सका, कि वो इतना कड़वा मैं पी नहीं सकता, आदत थी, उतनी मैंने पी ली। उसके बाद बस फिर गर्मी आ गई, पड़ गया बल्ले बल्ले बल्ले। चलिए हल्का है। ये 3 टाइप की पैथीज है जो हेल्थ में यूज होती है, वो आप सब जानते हैं, आयुर्वेद, यूनानी, एलोपैथी और होम्योपैथी। इनको मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। ये इनका जो दोनों का जो बेस इज वात, पित्त एंड कफ। एलोपैथी का बेस अलग है, होम्योपैथी का बेस अलग है। एलोपैथी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और होलिस्टिक हीलिंग नहीं है। दो चीजें, एक तो कॉम्प्लिकेशन बहुत है और एक होलिस्टिक हीलिंग है। कॉम्प्लिकेशन में बात बाद में आएंगे, होलिस्टिक हीलिंग पे पहले। होलिस्टिक हीलिंग का मतलब है अगर आपकी आंख में प्रॉब्लम है तो वो आपको कहेंगे आप ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास चले जाए और आप जो है अपनी आंख का उपचार कराएं। तो अगर आपकी आंख के अंदर कोई कट पड़ गया, अंदर ही वेन जो है कट गई, तो वेन इसलिए कटी क्योंकि आपकी शुगर बढ़ गई थी, तो खून जो है वो निकल जाएगा और खून का थक्का जम जाएगा और आप देख नहीं पाएंगे। तो आपको सर्जन के पास जाना पड़ेगा, आई सर्जन के पास। वो उसकी क्लीनिंग कर देगा और उस वेन को सिल देगा और उसको कोगुलेशन कोगुलेट कर देगा लेजर से, और आपको बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा दिखाई देने लगेगा। आप बढ़िया हो गए, फिट हो गए, तो डॉक्टर को आप पैसे दोगे, थैंक्स करोगे, डॉक्टर साहब आपने आँख ठीक कर दी। अब बोले डॉक्टर साहब क्या मैं बिल्कुल ठीक हो गया? बोले नहीं, आपको अपनी शुगर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये दोबारा आंख आपकी, ये या दूसरी कोई भी कहीं से भी रप्चर हो सकती है। एलोपैथी, अब जो है आप डॉक्टर के पास जाओगे, शुगर वाले के पास, इसका क्या उपचार है? उसका कोई उपचार नहीं है। वो आपको इंसुलिन देते रहेंगे। जो आपकी पेनक्रियाज इंसुलिन निकालती है,
वो निकालना बंद कर गई, या उसकी क्वालिटी अगर खराब हो जाती है तो आपको डायबिटीज हो जाती है, वो ब्लड शुगर जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रहता। आपको बाहर से इंसुलिन मिल जाती है, बाहर से इंसुलिन लेने से पैनक्रियाज तो फिर शांत होकर बैठ जाती है, मुझे बाहर से मिल रही है तो मैं क्यों करा। एलोपैथी में सारी यही चीज है कि प्रॉब्लम डायबिटीज की है, और प्रॉब्लम आपको जो हुई तो ये नहीं समझते कि पूरी बॉडी खराब है। मानते हैं कि अगर आपके ब्लड शुगर बढ़ गया तो वो आपके हर ऑर्गन के लिए खराब होगा। क्यों? जब आपका शुगर लेवल बढ़ गया तो आप समझते हैं कि शुगर बढ़ने से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया और जो है वो ज्यादा आपकी बॉडी के ऊपर हमला करेंगे, उनका वो फूड है। जरा सा भी आपको कट लग गया, फटाफट सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं वहीं चिपक जाएंगे यार, तो शुगर मिल रही, तो वो हिल नहीं बता सकते। ठीक है, अब वो पूरी तरह होलिस्टिक हीलिंग करने में एलोपैथी इज अ फेलियर, एवरीबॉडी नोज दैट। और ये फर्स्ट एड के लिए लेकिन बहुत अच्छी साइंस है, जबरदस्त फर्स्ट एड देगी। आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ, फट इंसुलिन डालेंगे, तुरंत आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में होगा। वो ना तो आयुर्वेद कर सकता है, ना यूनानी कर सकता है, होम्योपैथी भी नहीं कर पाएगी, बड़ा फास्ट रिलीफ। ठीक है, लेकिन एलोपैथी के पास कोई किसी भी बड़ी बीमारी के इलाज नहीं। अगर आप कैंसर की बात करें, इलाज नहीं है, काट देंगे, पीट देंगे, कुछ देर आप और जी जाएंगे, लेकिन उसी बीमारी से मरेंगे, या उस बीमारी की दवाई इतनी जबरदस्त होगी कि आपकी बॉडी का इम्यूनाइजेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, आप किसी दूसरी बीमारी जैसे जुकाम से मर सकते। दिस इज ऑल अबाउट एलोपैथी, जो करती है होलिस्टिक हीलिंग नहीं है, जहां की प्रॉब्लम वहीं निपटा दी और काम खत्म कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में वो प्रॉब्लम फिर होगी, इंसुलिन बार बार आपको लेनी पड़ेगी। आयुर्वेद और यूनानी है, ये जड़ से खत्म करने में विश्वास करते हैं। इवन होम्योपैथी, होम्योपैथी क्या है, किस तरह से मेडिसिन बनती है कि अगर सांप के काटने से, और एग्जाम्पल के तौर पर सांप के काटने के बाद जो आपकी बॉडी को सिम्टम देती है, और मरकरी अगर आप खा लेते हैं उसके भी सिम्टम सेम है, तो सांप के काटने का इलाज मरकरी करेगा, क्योंकि दोनों एक ही सिम्टम दे रहे हैं, ऐसा वो मानते हैं, होम्यो एक जैसे। तो वो बहुत एक छोटे, मतलब मरकरी भी खाना जहर है और सांप का जहर तो जहर ही है, लेकिन वो मरकरी को इतने हल्के पोटेंसी में आपको दे देंगे जिसपे वो जहर ना रहे। कोई भी चीज का अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हो तो वो फिर जहर नहीं रह जाती, वो दवाई बन जाती। ये ऐसा मान के चलते हैं, ये काफी सक्सेसफुल सिस्टम है, लेकिन फर्स्ट एड में उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, अब देख रहे हैं ये मतलब चलता है, हालांकि दवाई खाने में पता नहीं चलता कि दवाई खाई है, मीठी मीठी लगती है, तो उसके अंदर दवाई होती नहीं है, बहुत कम होती है। वो अल्कोहल में डिप्ट होती है, वो उसको मीठी गोलियों में डाल देते हैं, उसको अब्सॉर्ब कर लेती है और फिर आप खा सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। एलोपैथी का मैंने थोड़ा आपको बता दिया, सर्जरी में बहुत अच्छा है, नो डाउट। कोई भी जो पैथी होती है वो फ्रॉड या गलत नहीं होती, हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स। आयुर्वेद और यूनानी है वो वात पित्त और कफ पर चलता है। कोई भी पुरानी साइंस है, यूनानी हो चाहे आयुर्वेद हो या कोई भी हो, वो पंच तत्व पर चलती है कि आपकी बॉडी पंच तत्व से बनी है, उस पंच तत्व में अगर बैलेंस आउट हो गया तो उस बैलेंस आउट होने से आपकी बॉडी में विकार आ जाएगा या आपकी बॉडी में बीमारी आ जाएगी। ठीक है, वो पंच तत्व क्या है और इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। और क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी जो है वो पंच तत्व पे बेस्ड है और पुरानी साइंस है, तो इसलिए आयुर्वेद और यूनानी ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री है एस्ट्रोलॉजी के साथ, लेकिन एलोपैथी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है पूरी तरह। ठीक है, गलती कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है वो समझाना। तो ये 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है। अर्थ क्या सर, अर्थ क्या बताया था, व्हाट इज अर्थ, व्हाट इज अर्थ? ठीक है, इट हैज स्टेबिलिटी,
वेट और क्या बताया, शेप। ये तीन चीज होगी, जो चीज अर्धी होगी उसमें तीन चीज होंगी, स्टेबिलिटी, वेट और शेप। ब्रिक देखिए हमने, ब्रिक ब्रिक ईंट, ईंट में क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है, वेट होता है और शेप होती है। ठीक है, तो स्टेबल है, हवा जितनी मर्जी चली जाए तो वो हिलेगी, स्टेबिलिटी है। वेट तो आई है ब्रिक के अंदर, शेप भी। अब रोड़ी होगी, रोड़ी या स्टोन्स, तो भारी है या हल्के हैं, वो भी ऐसे होंगे, शेप भी है, वेट भी है, स्टेबिलिटी भी है। आयरन बार्स, सरिया, इसमें भी स्टेबिलिटी भी है, वेट भी है, शेप भी है। लोहा, भारी अगर लकड़ी होगी, भारी लकड़ी, हैवी वुड, स्टेबिलिटी, वेट, शेप उसमें भी होगा। ठीक है, हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज जिसमें जो अर्धी है, स्टेबिलिटी, वेट और शेप है, वो है बोन्स। इसमें स्टेबिलिटी भी है, शेप भी है। हमारे जो मुंह की शेप है वो किस वजह से, हमारी हड्डियों की वजह से। हमारी बॉडी की शेप जो है वो हड्डियों की वजह से। अब ये ब्रिक, स्टोन, आयरन बार्स, सीमेंट, स्टोन डस्ट, ये आइटम यूज होती हैं इसमें बिल्डिंग को बनाने में, व्हेन द बिल्डिंग इज बिल्डिंग। ठीक, अब इसी को बॉडी से हम कंपेयर करेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी। हमारी बॉडी भी जब बिल्ड होगी तो हमें भी ये अर्धी चीजें ही चाहिए बनाने के लिए। अर्धी चीजें बोलते हैं ब्रिक, स्टोन, आयरन बार, सीमेंट, स्टोन डस्ट, ये मिलता है, ये अर्धी है सारी की सारी। ये जब मिक्स हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, तो बॉडी बन जाती है। बिल्डिंग का सरिया तो सरिया है, बिल्डिंग का जो आयरन बार है, हमारा जो आयरन बार है वो हड्डी है। और वो बिल्ड कैसे होगी, जब हम भी अर्धी चीज खाएंगे। इनपुट इज अर्धी, बिल्डिंग इनपुट ही है, खाने की इनपुट भी अर्धी होगी। डिफरेंट डिफरेंट इनपुट, अर्धी इनपुट अलग है, वाटरी अलग है, फायरी अलग है, एयर ही अलग है। ठीक है, अब कौन सी चीज है जो हमें, जो अर्धी है, जो चीज पानी से भारी होगी और उसकी शेप होगी, हैवियर देन वाटर। वाटर में क्या है, शेप है, वाटर में देयर इज नो शेप। वेट है, वेट है, स्टेबिलिटी है, नहीं है, फ्लूइडिटी है, मूवमेंट है। ठीक है, और पत्थर जो है पानी के नीचे बैठ जाएगा, सरिया पानी के नीचे बैठेगा, तो जो खाने की चीज पानी के नीचे बैठेगी वो चीज अर्धी होगी। कौन कौन सी चीज पानी में डाले नीचे बैठती है, कोई भी सब्जी और फ्रूट नहीं बैठता नीचे, वो फ्लोट करेगा। कौन सी चीज बैठेगी, व्हीट, राइस, ये पानी के नीचे बैठेगा। और बच्चा भी जो है वही चीज खाना पसंद करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्ड होनी है, जो चीज अर्धी होगी। बच्चा क्या क्या खाएगा, आजकल का बच्चा क्या पसंद करता है, पेप्सी, कोक, टॉफी, गोली, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर। वो तो बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा पहले। ठीक है, ये मीठी चीज। ठीक है, ये जो है ये रिफाइंड फूड्स हैं जो आजकल के हैं। लेकिन जो रॉ फूड्स हैं, जो हमारी उम्र होती थी, तो रोटी के साथ मक्खन लगा दिया, बच्चा खुशी से खा जाए। घी और गुड़ दे दिया रोटी के ऊपर, फटाफट खा जाए। जैसे ही सब्जी खाने को कहेगी भाग जाएगा। हाँ, सब्जी जैसे बोलेगा जी वो बात सही है, भूख नहीं है। लेकिन अगर आप उसको गुड़ हाथ में पकड़ा दोगे, वो गुड़ को खाता रहेगा। तो जितनी स्वीट चीजें हैं वो सारी की सारी जो है दे आर अर्धी। राइस इज स्वीट, व्हीट इज स्वीट, गुड़ इज स्वीट, जगरी इज स्वीट। ठीक है, गन्ने का जूस भी स्वीट है।
अब क्या है कि व्हीट और राइस को आप ऐसे तो खा नहीं सकते, ऐसे व्हीट को कौन बच्चा खा सकता है, या आटे को कौन खा सकता है, हम खा सकते नहीं, खा सकते। तो क्या करना पड़ता है, इसमें पानी डालना पड़ता है। बनाइए सर, रोटी बनाते ही आप तो क्या करते हैं, इसके अंदर पानी डालते हैं, जो बनी बनाई ले आते हो, ठीक है, ठीक है। तो ये भी जो है, इसके ये भी ऐसे नहीं बनेगा, इसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। बिल्डिंग भी जो बनेगी तो उसमें स्टोन डस्ट, सीमेंट, आयरन बार, स्टोन और ब्रिक के अंदर जब तक आप पानी नहीं डालेंगे तब तक ये बॉन्डिंग नहीं होगी। तो अगर आपको रोटी बनानी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर पानी डालना पड़ेगा। पानी डालने के बाद उसको हीट करना, हीट करने से वो लाइट हो जाती है, डाइजेस्टिव हो जाती है। फायर में क्या है, टेम्परेचर, एनी वेट, नो वेट, या हीट कह सकते हैं, टेम्परेचर या हीट, और कुछ नहीं। इसके अंदर कोई वेट नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई फ्लूइडिटी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर हीट है जो उसको लाइट करेगी। तो चावल भी है, राइस भी है, उसको पानी में डालें, यू हैव टू बॉईल इट, ओनली देन दे विल बी ईटेबल। रोटी को भी जब आप आटे को का वो पेड़ा बनाएंगे, डो बनाएंगे, और उसके बाद उसको गर्म नहीं करेंगे तब तक वो डाइजेस्टेबल नहीं है। और ब्रिक भी ऐसे बनती है, मिट्टी और पानी को ऐड करने के बाद इसको हीट करें तभी वो बिल्डिंग खड़ी होगी, नहीं तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। तो हमारी जो अर्धी चीजें हैं जो खाने वाली, वो है व्हीट, राइस, गुड़, और इसमें पानी डालना है। पानी डालने के लिए क्या करेंगे, अब जब इसमें पानी डल जाता है तो ये अर्दी और वाटर चीज जो है ये हो जाती है कफ। अर्थ एंड वाटर बिकम्स कफ, मिल्क इज कफ, वही गन्ने का जूस इज कफ, इट इज नॉट अर्दी। गन्ने का जूस है, उसमें मीठा भी है और पानी भी है, तो मीठा अर्थ से आ गया और पानी जो है वाटर से आ गया, तो ये कफ, ठीक है। अब कफ जो लोग लेंगे तो वजन बढ़ेगा आपका, क्यों, अर्थ है तो वेट है। तो बच्चा जो है वो गन्ने का जूस पसंद करेगा, रोटी गुड़ पसंद करेगा, रॉ आइटम बता रहा हूँ, रिफाइंड फूड नहीं बता रहा। अगर ये खाएगा तो बच्चा ताकतवर होगा और उसकी बिल्डिंग बनती चली जाएगी। अब रिफाइंड फूड और रॉ फूड पे आ जाता है। रिफाइंड फूड हो गया सचिन तेंदुलकर, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। सचिन तेंदुलकर क्या है, रिफाइंड, कि लोगों ने और जो गवर्नमेंट ने, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, जो एडवर्टाइजर्स हैं उन्होंने उसको रिफाइन कर दिया। जैसा सचिन तेंदुलकर वैसा नहीं दिखता, उसको पाउडर लगाएंगे, उसको एडवर्टाइज करेंगे कि ये दुनिया का महानतम खिलाड़ी है, इससे बढ़िया कोई खिलाड़ी नहीं है, ये देश का भगवान है, यही है सब कुछ, इसी को पूजना है आपने। सुबह शाम टीवी पे ही होगा, लोगों को बुलाएंगे, कैसा सचिन तेंदुलकर, वेरी नाइस, लड़की बोलेगी, आदमी से पूछेंगे, बोले भगवान है, क्या छक्का मारता है, ये सब रिफाइंड किया हुआ। असल में तेंदुलकर की असलियत ही है कि जब वो बूस्ट पीता है तो 2.5 किलो का बल्ला नहीं उठता उससे, मारता तो उसका कंधा भी कई बार दर्द हो जाता है, पीठ की दर्द हो जाती है, फिर उसको फिजियोथेरेपी की सहायता लेनी। और जो रॉ है वो है पृथ्वीराज चौहान। कौन लड़ा था सर उससे, अकबर से? अकबर से कौन लड़ा था? महाराणा प्रताप से। पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप लड़ा था। वो 26-26 किलो की 2 तलवारें, 42 किलो का भाला, 72 किलो का जो है बख्तरबंद पहन के लड़ता था। उसने कोई बूस्ट किया था? सुबह से शाम तक लड़ेगा, और ये अगर 50 रन बना लेगा तो पूरी सारा मीडिया पागल हो जाएगा, तेंदुलकर ने 50 रन बना दिए। अरे क्या 50 रन बना दिए भाई, क्या हो गया फिर?
और अगर उसने कैच ले ली, सारा दिन वही खड़ा रहा ग्राउंड पे, एक कैच ले ली तो आज कैच का वो बन गया, रिकॉर्ड बन गया। वो महाराणा प्रताप 26-26 किलो की 2 तलवारें, 72 किलो का बख्तरबंद, 42 किलो का भाला लेके सारा दिन लड़ेगा। क्या खाता है, क्या मिलता है राजस्थान में, क्या मिलता है खाने को? बाजरा, बस बाजरे की रोटी विल डू दी जॉब, सिंपल बाजरा, है ना, मैटर फिनिशेस। लेकिन बाजरे के साथ शर्त है, बाजरे के साथ घी जरूर लगाना पड़ता है, ऐसे वो बचता है। सबका अपना गर्म होता है, तो सब जो स्टेपल फूड है उसका अपना अपना अलग है। जैसे राइस है तो राइस नीड्स मोर वाटर, राइस पकाने के लिए भी वाटर चाहिए, राइस उगाने के लिए भी वाटर चाहिए। बाजरे को नहीं चाहिए, वाटर नहीं चाहिए, ड्राई में उगेगा तो इसलिए वो रखता भी ड्राई है। राइस ज्यादा सुपाच्य है, बाजरा उतना सुपाच्य है, आसानी से नहीं बचेगा, लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान में स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। आप जो आपका जो टेम्परेचर है वो बड़ा फ्लक्चुएटिंग है होल डे, लिविंग कंडीशंस आर वेरी टफ। लेकिन जहाँ राइस उगता है लिविंग कंडीशन आर नॉट दैट टफ, वहां पर सर्दी नहीं पड़ती, बहुत गर्मी भी नहीं पड़ती, छाया में बैठ जाते हो काम चल जाता है, पानी पी लो, नींबू ले लो, काम चल जाता है। राजस्थान में बड़ा मुश्किल, तो वैसा ही वहां पर भोजन पैदा होगा, प्रकृति खुद पैदा करेगी, ये प्रकृति का काम है, आपका काम नहीं है। लेकिन जो एलोपैथी है वो बड़ी कंफ्यूजिंग है, वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं क्या करें। जब हम छोटे थे तो वो प्रमोट करते थे डालडे को, और उस डालडे को जैसे वनस्पति घी को अब पिछले 20 साल पहले उन्होंने बैन कर दिया है कि ये खराब है। अब कहते हैं गाय का घी इज द बेस्ट। हमें तो पिछले कई हजार साल पहले ही पता था गाय का घी इज द बेस्ट। गाय हमारी माता है, गाय जो भी देती है, पीछे से जो भी देती है वो बेस्ट होता है, आगे से जो होता है वो खराब होता है, सबको पता है। ये हर हिंदुस्तानी को पता है कि गाय के पीछे से जो भी निकलता है वो बेस्ट है, वो अमृत है, और आगे से जो निकलता है वो खराब। गाय का गोबर अमृत है, गाय का मूत्र अमृत है, गाय का दूध अमृत है। गाय जब आगे चलती है, वो जब धूल उड़ाती है वो भी अमृत है, उस धूल का भी स्थान है, वो धूली का स्नान है, वो भी अमृत है। तो इतनी सी बात है, वो कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो देखेंगे कि व्हीट के अंदर क्या है, व्हीट के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, घी के अंदर फैट है। हमारे यहाँ सिंपल है, सरसों का तेल का फैट अलग है, नारियल का तेल का फैट अलग है। नारियल का तेल केरल के लिए, सरसों का तेल राजस्थान के लिए। सिंपल है, क्योंकि नारियल वहां पैदा ही नहीं होता राजस्थान में, तो वो खाने के लिए बेकार है। हमारे यहाँ सरसों का तेल ठीक है, केरल के लिए नारियल का तेल ठीक है। वो चक्कर में पड़ेंगे सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट, नॉन सैचुरेटेड फैट, सिंगल चेन, डबल चेन, फलानी चेन, तीसरी चेन, वो कंफ्यूज रहेगा। तो सिंपल है, जो जमीन जान होगा ये खा लो, खत्म। सेब खाने की क्या जरूरत राजस्थान के आदमी को? कोई जरूरत नहीं है, वहां उगता नहीं। डेट फ्रूट होता है, अचार पड़ता है ना उसका। अच्छा ठीक है, वो झाड़ी में होता है, वो झाड़ी, वो झाड़ी होगी, एलोवेरा सिंपल। एलोवेरा का हलवा खाते हैं। एलोवेरा का नहीं, सब कुछ बनता है सर, एलोवेरा सब्जी भी बनती है, वैसे भी खा सकते हैं। अब ये जो है अपनी शक्ल पे लगाएंगे, जो रिफाइंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एलोवेरा। कितने का बेचेंगे? 900 रुपए किलो तो खाने वाला, और मेरे ख्याल 5-10 हजार रुपए किलो जो है वो लगाने वाला। और वो झाड़ी है, वो कैक्टस है, गमले में उगा लो, 50 रुपए का होगा। तो ये रिफाइंड है, और उस रिफाइंड को लगा लगा के, वो क्या नाम है उसका, शहनाज हुसैन, उसकी शक्ल बेचारी की बिगड़ गई, बेचारी की शक्ल बिगड़ गई, लेकिन वो फिर लगाई जा रही है। अरे भाई, पौधा निकाल, उसमें से उसका पौधा निकाल और मुंह पे लगा ले, कुछ शक्ल बन जाएगी, नहीं तो बच्चे डरते रहेंगे, मत निकला कर बाहर सड़क पे, ठीक है।
तो ये हो गई रिफाइंड और उसकी बात, और ये एक रिफाइंड का और भी है, यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, क्या कहते हैं, पेप्सी पियो। पेप्सी कब पीनी है, जब हमने पिज्जा खा लिया। पिज्जा जो है मैदा है, मैदा मदार्थ हो गया, और उसके साथ आपको पेप्सी पी लेनी है, तो आपका जो है कफ पूरा हो गया। बच्चे को पिज्जा खिला दो और वो पेप्सी पी लेगा, ऐड आएगी, यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, और सुबह बच्चा बोलेगा मम्मी ओहो ओहो, मम्मी ओहो। क्या प्रॉब्लम हुई है कि मैदा इज अ रिफाइंड फूड, उसके ऊपर जो गेहूं का जो ऊपर छिलका है वो उतार दिया, ब्रैन उतार दिया। ब्रैन बिकेगा 200 रुपए किलो, मैदा बिकेगा 20 रुपए किलो। तो मैदा खा लो ताकि वो आपके आंतों में जम जाए, आंतों में तो बाद में यहीं से नहीं निकलेगा। उसके ऊपर ठंडा पेप्सी पी लो। बॉडी के अंदर, पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो इसको पचाएंगे, तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पचाएंगे। उस नॉर्मल टेम्परेचर को डाउन कर दो। उसको डाउन करने से क्या होगा, आपका जो फूड पचेगा नहीं, वो फिर सवेरे वो इंटेस्टाइन में फंस के फंसा रहेगा और निकलेगा नहीं, और सवेरे बैठे रहो ओहो 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 ओहो। ये रिफाइंड फूड कि ना सिर्फ खाना है, खाने के साथ साथ आपकी डाइजेस्टिव फायर भी जो है, जो बॉडी के अंदर जो पेट है उसकी डाइजेस्टिव फायर नॉर्मल टेम्परेचर पर रहनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पर रहनी चाहिए। अगर वो कम हो गई, ठंडी होगी, केमिकल रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सी चीज है। इतना ना तो अमेरिकन को समझ आती है, ना यूरोपियन को समझ आती है, सब समझ आती है, बेवकूफ नहीं। वो चाहते हैं आप बीमार हो, चाहते हैं आपकी तबीयत खराब हो, ताकि उनकी मेडिसिन बिके, और वो मेडिसिन पे डॉक्टर जो है स्विट्जरलैंड के टूर ले। बस सिंपल सी बात है। अगर बाजरे की रोटी है, गुड़ है, घी खाओ, सर्दियों में बल्ले बल्ले, गर्मियों के अंदर चावल खाओ या बॉयल करके खाओ, बढ़िया, ठीक है। एनीवे, अभी आ गया कफ है। कफ क्या हो गया, व्हीट, राइस, गुड़ और बाजरा अगर खाता है तो ये इज इनफ कफ। बच्चा ज्यादा नहीं पसंद करता, बच्चा यही खाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा 16-18 साल का, जब उसकी बिल्डिंग बन जाएगी, और इस बिल्डिंग में भी यही चीजें फिर लगनी बंद हो जाएंगी। बिल्डिंग में ये बिल्डिंग बंद हो जाएंगी जब स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। इस तरह बच्चे का भी स्ट्रक्चर ये खाते खाते 16 साल तक वो कंप्लीट हो जाएगा, या 18 साल तक कंप्लीट हो जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब जो है बिल्डिंग पे क्या लगता है, जब स्ट्रक्चर खड़ा होता है बिल्डिंग में क्या लगेगा, चूना लगेगा। अब उसकी फेस लिफ्ट होगी, अब उस पर पेंट लगेगा, और क्या होता है, कलर्स लगेंगे। और शहनाज हुसैन आपको बताएगी कि 16 साल की लड़की को क्या लगाना है, चूना लगाना है, तभी वो ब्यूटीफुल लगेगी। और पेंट लगाना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी पेंट लगाना। ये फायरी एज है। पहले क्या थी, कफ एज थी, अब ये फायरी एज है। अब टेम्परेचर है, लस्टर है, चमक है। फायर में क्या होगी, चमक होगी। अब वो लड़की जो है वो लिपस्टिक लगा के और नेल पॉलिश लगा के और मुंह पे फर्स्ट क्लास चूना लगा के घर से बाहर निकलेगी। चुन्नी पे पीछे गोटा लगाएगी, चिन चिन वाला, और लड़का पीछे आएगा मोटरसाइकिल पे, यामा पे, मोटर ऐसे घुमा घुमा के दिखाएगा उसको। ये जो हो रही है, ये आग है, जिगर में बड़ी आग है। अब उसकी भी फायर है। अब उस लड़की के भी टेस्ट बड बदल गए, लड़के भी टेस्ट बड बदल गए। अब उनको आइसक्रीम की चाहत नहीं रहेगी। लड़की जाएगी गोलगप्पे वाले के पास, चाट पापड़ी का, लड़का बटर चिकन खाए, वो ये मसाले मिर्च डाल दे, और धूम्रपान दंडिका ढूंढेगा। अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं सिगरेट पीऊंगा, इंडिया किंग्स पीऊंगा, मार्लो बोरो। पहले फैशन शो आती नहीं सर, फैशन शो आती थी सर। कौन सी आती है सर? फैशन सर आपकी उम्र में, हमारी उम्र में तो इंडिया किंग्स आती है जी। आपकी आती है जो उस टाइम भी आती थी।
और फैशन शो बड़ी मशहूर पता नहीं, समझ में नहीं आता। है। कुतुब मीनार, चार मीनार, आपको तो मीनार, चार मीनार वो ज्यादा तंग, बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं उससे। और फिर वो थोड़ा थोड़ा रात को जाकर छुप छुप के सिगरेट के साथ हल्की हल्की दारू भी पीएगा, टेस्ट करेगा दारू में क्या है। दारू पीने से क्या आता है, जोश आता है। पंजाबी अंग्रेजी का बोलता है जब 2 घूंट अंदर जाते हैं, 2 पैक अंदर जाते हैं, पंजाबी अंग्रेजी बोलता है। यू नो व्हाट, सर ये आई नो यू नो बोलता है। ये सब वापस ले लीजिए। क्या सर, ये शब्द वापस कौन से वाले ले लूं, ये तो अभी बोले हैं। पंजाबी वाले, हाँ यू नो आई नो वाले? हाँ, ये I don't- वापस ले लीजिए। अच्छा क्यों? सेकंड क्लास पे अंग्रेजी में शुरू करवाई आपने, पंजाबी में शुरू ही नहीं करवाई। नहीं यार, मैं तो बता रहा हूँ अंग्रेजी बोलते हैं पंजाबी यार, जब अंदर चले जाते हैं तो घूंट तो पंजाबी बोलते हैं यार, अंग्रेजी इसमें क्या बात है? लेकिन वो तो हानि करता होगा सर। हाँ? अंग्रेजी तब समझ में आती है। अच्छा, समझ में आने लग जाते हैं। अच्छा, जोश बढ़ जाता है। जोश देने वाली जो भी चीजें हैं वो फायरिंग है, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो फायर एज है, और फायर में खाने वाली कौन सी चीजें हैं? कफ वाली तो चीजें होंगी, व्हीट, राइस, गुड़, बाजरा, ये होगी। उसके अंदर पानी मिलाएंगे, दालें भी खाते हैं, दाल भी बता रहे। अब फायर जो आ गई, ये पित्त है, बिलियस। फायर और वाटर ये पित्त हो जाता है। ये हो गया गार्लिक, जिंजर एंड अदर स्पाइसेस। तो जब लड़की 18 साल की होगी और 50-55 साल तक की एज रहेगी, तब तक मसाले खाने का ज्यादा, मसाले वाली चीजें खाने की इच्छा ज्यादा है। और इसी उम्र में जो नॉर्मल प्रॉब्लम जो होती है वो होती है एसिडिटी। बचपन में नॉर्मल जो प्रॉब्लम होती है, जो कफ एज चल रही है, उसमें नॉर्मल जो प्रॉब्लम होती है वो होती है लीक करना। जैसे बिल्डिंग जो है उसमें हमेशा जो है गीली रहती है, तो बच्चा भी गीला रहता है, यहाँ से भी गीला रहता है, आंखों से भी गीला रहता है, नाक से भी गीला रहता है, नीचे में आगे और पीछे दोनों तरफ से गीला रहता है। उसकी डाइजेशन बिगड़ी रहती है। ये नॉर्मल उसको प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल। और जवानी में ये चीजें खत्म हो जाती है, पेचिश लगाना खत्म हो जाता है, और एसिडिटी रहती है। मतलब थोड़ा और खा ले, बोला एसिडिटी लग रही है, ठीक है? ये पित्त है और ये बुढ़ापा है। ये हो गया वात। ये यंग एज है, पित्त, और ये वात है। अब बिल्डिंग पुरानी हो गई है, बिल्डिंग में वो चमक नहीं रही। अब बिल्डिंग हल्की सी टेढ़ी हो जाएगी, फाउंडेशन उसकी कमजोर हो जाएगी, बिल्डिंग हिलेगी भी थोड़ी सी ज्यादा। बिल्डिंग में अब त्रेड़े पड़ जाएंगे। त्रेड़े का मतलब क्रैक्स, दरारें पड़ेंगी। अब जो है, जो शहनाज हुसैन है, जितनी मर्जी लगा ले अपने ऊपर डेंटिंग पेंटिंग वाली आइटम, लेकिन पता चलेगा कि इमारत जो है वो पुरानी है। और जो ये है, उसका जो रीति है वो है ड्राई करना। तो जितने भी जॉइंट्स हैं वो ड्राई होने लगे, उंगलियों के जॉइंट्स, कोहनियों के, घुटनों के, सब ड्राई होने लगे, सूखने लगे। और जो बिल्डिंग की जो फाउंडेशन और उसका जो स्ट्रक्चर, पिलर्स हैं, वो भी कमजोर होने लग जाएंगे। हड्डियां जो है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने लग जाएगा। ये बात है। ऊंची आवाज सुनाई देने से सिर बजेगा, क्योंकि अंदर बॉडी में अब एयर है, खाली बन जाता है। ढोल क्यों बजता है? क्योंकि उसके अंदर एयर होती है, तो बॉडी में भी एयर ज्यादा बढ़ जाएगी, गैस बार बार निकलेगी, तो मालिश करवानी पड़ेगी। मालिश करवाने से क्या होगा? एयर भी निकलती रहेगी, मालिश कराने से ड्राइनेस भी खत्म होगी। लेकिन घी पी नहीं सकते अब, क्योंकि बिल्डिंग अब पुरानी होगी। अब वो कफ एब्जॉर्ब नहीं होगा। पुरानी बिल्डिंग के अंदर अब पिलर के अंदर क्यों डलेगा? तो बिल्डिंग गिरेगी, और 60 के बाद फिर वो बिल्डिंग धीरे धीरे बात को चल पड़ी, और वो बिल्डिंग नीचे जाएगी। इस समय पे टेस्ट बड फिर बदलेगा। बूढ़ा आदमी थोड़ा सा दारू जरूर पिएगा, और कड़वी चीज ज्यादा पसंद आएगी। सास तो एक बहु करेले पसंद आए, करेले कड़वे होते हैं। और ये जो बात जो होता है, इट इज बिटर। दारू भी बिटर होती है,
लेकिन दारू में फिर फायर कहां से आ गई? दारू, शराब के अंदर, अल्कोहल के अंदर दोनों है, पित्त भी है और वात भी है, दोनों। ये जोश बढ़ेगा लेकिन स्टेबिलिटी गिरेगी, सिर चकराता है, बॉडी की स्टेबिलिटी गिरती है, लेकिन जोश भी आता है। तो दोनों एलिमेंट्स हैं उसमें। अब आप पूछ रहे थे चने, दालें, तो दालों के अंदर कफ है और साथ में वात भी है। ये दालों को अगर आप किसी बर्तन में डाल के ऐसे हिलाओगे तो बजेगी। खासकर कौन सी दालें? जो दालें साबुत छिलके वाली, तो उसमें गैस भी है और कफ भी है। तो माँ की दाल सबसे ज्यादा बेस्ट है समझाने में, थोड़ी स्वादी बाकी बाती, क्योंकि उसके अंदर वात है। इस तरह राजमा में भी वात ज्यादा है, लेकिन जो मूंगी धुली है उसको आप बजाओगे नहीं बजेगी, ठीक है। जो धुली हुई होगी उसके अंदर गैस नहीं है, तो वो आप रात को खा सकते हो। राजमा और माँ की दाल रात को नहीं खानी, क्योंकि उसमें गैस है। रात में वात है, दिन में पित्त है, सुबह के टाइम पे कफ है। तो इस तरह से डे भी जो है वो भी बटे हुए हैं। इस तरह से बिल्डिंग की एज बटी हुई है, हमारी बॉडी की एज बटी हुई है, इसलिए सारे दिन को भी बांटा गया है वात पित्त कफ में। सुबह कफ है, दिन में पित्त है, दोपहर को, और रात में वात है, गैस बढ़ेगी। तो रात को जो चीजें गैस बढ़ाती है नहीं है। सुबह ही दारू लगा लो, रात में दारू नहीं पीनी, रात तक चलती रहती। रात तक उसका असर होगा, सुबह पी लोगे, ठीक है। कुल्ला उसी से। तो ये सब चीजें इस तरह से, जो मंजन भी आपने करना है वो मीठी चीज का नहीं करना, क्योंकि मीठी चीज तो चिपकी हुई है। लेकिन कोलगेट वाले अब क्या करते हैं, कोलगेट मीठी होती है, तो दैट इज रॉन्ग। दांत पे क्या चिपकेगा? मीठापन ही चिपकेगा ना, कड़वी चीज तो चिपकेगी नहीं। जो मीठी चीज है वही चिपकने वाली थी, गुड़ चिपकता है। आप मैदे वाला बिस्कुट खाओगे वो चिपकेगा, ठीक है ना, तो उसमें मैदा जो है, मीठापन जो है वो चिपकता है। तो अगर आप कोलगेट से ब्रश करते हो तो वो गलत है, क्योंकि वो खुद में मीठा है, वो भी चिपकेगा। अब वो बोलने लगे कोलगेट वाले, आपके टूथपेस्ट में नमक है, अब उनको पता चल गया नमक होना चाहिए, तभी वो उसको हटाएगा, जला देगा उसको, तो कफ को जला के निकाल देगा, तो उसके अंदर फायर है। अब उनको पता चल गया, समझ आ गया कि जो हमने अभी इतने सालों तक कोलगेट बेची है वो गलत बेची है, एंड प्रॉमिस ने भी गलत प्रॉमिस किया। तो जो लाल दंत मंजन था, बाबा रामदेव का जो मंजन था, बबूल थी, वो ठीक थी। बबूल बबूल पैसे वसूल, क्लियर कर पा, उन्होंने सब गड़बड़ किया। तो करेला जो हो गया वो बिटर हो गया, ये एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक। करेला, नीम, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जितनी भी दवाइयां हैं वो कड़वी होती है, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब हमने खाना क्या है? पहली चीज, रिफाइंड फूड नहीं खाना अगर हमें बीमारी से बचना है। आप लोग मेरी रिफाइंड जूस के ऊपर एड वो वीडियो भी देख सकते हो, फ्रूट जूस पे मेरी वीडियो, तो फ्रूट है नहीं, देख अच्छी, ठीक, मजे के लिए नहीं बनाई यार, समझने के लिए। सीख मिल सकती है, लेकिन मजा मिले तब तो। हाँ, मजा भी है, मजा भी है, ठीक है। अब खाना क्या है? तो खाना बड़ा आसान है, वो बड़ा सिंपल है समझना, कि जो धरती जिस समय पे जो उगा रही है, दैट वी हैव टू ईट। धरती जो उगा रही है वही खा। धरती क्या उगाती है? सर्दियों में क्या उगाती है? वही खाना। सर्दी में क्या उगाती है? ड्राई फ्रूट्स। गर्मी में तो नहीं उगाती। दिवाली से ड्राई फ्रूट आने शुरू हो जाता है, सेब, संतरा, ठीक है। और तिल का तेल, तिल का तेल इस समय नहीं मिलेगा, ठीक है। जो लोहड़ी में यूज करते हैं, लोहड़ी में क्या क्या यूज करते हैं? लोहड़ी में 13 जनवरी को जो हमारे हिसाब से सर्दी सबसे टॉप ऊपर होती है, सर्दी सबसे ज्यादा होती है, तो हम क्या क्या यूज करते हैं उसके अंदर? लोहड़ी के अंदर पॉपकॉर्न, मूंगफली, ग्राउंडनट,
रेवड़ी मतलब तिल, हैवी लॉग, हैवी वुड एंड लाइट वुड, और कैम्फर। कैम्फर शुरू में आपको इग्नाइट करने के लिए, ठीक है, और ऑयल। तो अब इस पॉपकॉर्न का क्या मतलब हो गया? वेजिटेबल, ये हो गया ड्राई फ्रूट, तिल, ऑयल, wheat, bajra, light wood is again vegetables and fruits. Camphor is मसाले वगैरह, spices. यही हमें खाना है। क्या खाना है? ऑयल और हैवी वुड, मतलब ऑयल और व्हीट की एक हम पराठा बना लेंगे और उसको सब्जी के साथ खा लेंगे, थोड़े ड्राई फ्रूट खा लेंगे और साथ में तिल की पट्टी खाएंगे, गजक जिसको। ये हमारा जो है टोटल कंप्लीट फूड हो गया सर्दियों का। अब तिल की पट्टी, अब महीना है जून का, तिल की पट्टी को सोच के देखो, आप सोच ही नहीं पाओगे, सोच ही नहीं पाओ, देखने की बड़ी दूर की बात, जी घबराने लग जाए। आप एसी में बैठे हो उसके बाद ही जी घबराएगा, ड्राई फ्रूट जी घबराएगा, सोच के भी जी घबराएगा, ठीक है। अब सर्दियों के बाद क्या आएगा? हमारी वसंत ऋतु आएगी, स्प्रिंग सीजन। बॉडी ने इतना खा लिया तो बॉडी में कफ बढ़ गया, ये सब कफ है। बीट, बाजरा, घी, ड्राई फ्रूट, ये सब कफ है। और स्वीट्स, और ये स्वीट खाने की प्रेरणा कहां से मिली हमें कि सर्दी जो है हमारी बाजुओं पे और टांगों पे, पूरी बॉडी पे पड़ रही है, तो हमारे ब्लड जो है वो, की नालियां जो है वो पतली हो जाती है और सारी की सारी जो है वो पेट की तरफ आ जाती है, बोलती है कि अब इनको बचा लो, हमें ठंड लग रही है। अगर हम बाहर निकल के घूमेंगी तो हमारे को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर ठंड पड़ रही है, पेट के अंदर सारा ब्लड आ जाता है, तो इसलिए हमें फूड ज्यादा खाने की इच्छा ज्यादा होती है, क्योंकि हमने बाहर के एनवायरनमेंट की जो टेम्परेचर डाउन चला गया उससे लड़ना, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी की हीट को मेंटेन करना। बॉडी की हीट मेंटेन करने के बाद अब जब स्प्रिंग सीजन आ जाएगा तो क्या होगा कि गर्मी पड़ने लगेगी, बाहर से सूर्य का ताप बढ़ेगा। जब सूर्य का ताप बढ़ेगा तो कफ पिघलेगा, तो जुकाम होता है, नाक में से कफ आना शुरू होगा। इसलिए बसंत पंचमी में जब स्प्रिंग सीजन शुरू हुआ है, व्रत का प्रावधान है कि व्रत ले लो ताकि थोड़ा कफ डाइजेस्ट हो जाए, नहीं तो कफ जो है स्प्रिंग सीजन में निकलेगा। अस्थमा का मरीज को सबसे ज्यादा तकलीफ स्प्रिंग सीजन में होती है, पॉलन ग्रेन से उसको गड़बड़ होती है। कुछ नहीं है, सब दिमागी बातें हैं। अगर आप उस समय पे भोजन रिड्यूस कर लोगे, एक्सरसाइज बढ़ा लोगे, तो कफ आपका कंज्यूम हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम कम होगी और फूड को अब आप रिड्यूस करो। उसके बाद गर्मियां आ जाएंगी, अपने आप जो है जमीन जो है खरबूजा उगाएगी, तरबूज उगाएगी, ककड़ी उगाएगी, खीरा उगाएगी, घिया उगाएगी, और आपको खाने में बड़ा आनंद आएगा। जिस दिन लू चलेगी, आम से अम्ली अपने आप गिरेगी, उसका आम पना अपने आप। पृथ्वी आपका ख्याल रखती है, पृथ्वी माँ है, क्यों है? इसीलिए पृथ्वी आपका ख्याल रखती है। राजस्थान अपने आप एलोवेरा पैदा करेगा। सर्दियां होंगी, पहाड़ में ठंडक ज्यादा होगी, वो अपने आप सेब और संतरे पैदा करेंगे, अपने आप विटामिन सी पैदा करेंगे। वहीं हमने विटामिन सी की, बी की, डी की बात की, लेकिन आपको जो है स्वस्थ रहेगा। जितने इस एलोपैथी साइंस के अंदर घुसेंगे उतने बीमार हो गए। अगर हम अपने बाप दादाओं को देख ले, उन्होंने कोई विटामिन सी नहीं खाया, कोई विटामिन डी नहीं खाया, कोई विटामिन ए नहीं खाया। हाथी ने आज तक दूध नहीं पिया, उसकी हड्डियां देखो, बड़े होने के बाद उसने घास खाई है, उसकी हड्डियां देखो। उसकी मसल्स को देख ले, उसने मटन नहीं खाया, चिकन नहीं खाया, उसकी मसल्स को देखो। आपकी बॉडी अपने आप बचा लेगी, अगर आपको पृथ्वी देती है वो आप खाओगे।
जितने रिफाइंड फूड पे जाओगे बेड़ा गर्क होगा। ठीक है, जब बरसात आएगी, बरसात में जमीन कुछ भी बनाना बंद कर देती है, नीम की निगोली मिलती है, साथ और कुछ नहीं मिलता। और क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो गया, बॉडी अब मेंटेन टेम्परेचर आराम से कर सकती है, भूख लगनी गर्मी में भी खत्म हो जाती है, बरसात में और खत्म हो जाती है। पानी पीने की इच्छा करती है क्योंकि गर्मी बहुत है, पसीना निकलने हमारी बॉडी को ठंडा करेगा, इसलिए बार बार पानी पीने का दिल करता है, नींबू पानी का दिल करता है, थोड़ा सा मीठा डाल दे, थोड़ा नमक भी डाल दे, क्योंकि सॉल्ट बाहर निकलता है। बॉडी अपने आप बताएगी आपको कि आपने क्या खाना है, आपको किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत, जो टेस्ट बढ़ कह रहा है वो खा लो। उसके बाद बरसातों के बाद अपने आप शरद ऋतु आ जाती है, अपने आप सब कुछ मिलने लग जाता है, खूब खाओ। ठीक है, लेकिन आपको बीमारी होती कैसे है? जब आप एक तो रिफाइंड फूड खाते हैं और एक वो चीजें खाते हैं जो चीजें आपका टेस्ट बड मना करता है। पहली प्रॉब्लम, शादी होने के बाद, जीजू प्लीज एक खा लो रसगुल्ला, प्लीज जीजू। ये जो रसगुल्ला है, जब पेट भरा हुआ है तो आप खा रहे हो, अब ये गड़बड़ करेगा। क्या गड़बड़ करेगा बताओ? ये जीजू और ये रसगुल्ला, फूड कितना लेना है? जितना पेट में जगह है, और उससे ज्यादा लेते हैं तो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो पेट के अंदर, वो उसको पचा नहीं पाएंगे, केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो एसिडिक है। आपने बेसिक फूड खाया, दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन पूरा हो गया। अगर वो बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो जो बेसिक फूड है ज्यादा हो जाएगा, वो फिर पेट में से निकल के इंटेस्टाइन में जाएगा और वो चिपचिपा होगा हमेशा, और वो आंतों से जाके चिपकेगा, उसका रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। कफ हमेशा चिपचिपी होती है, ठीक है ना। चीज, मैदा चिपचिपा होता है ना, यही चिपचिपा और आपकी आंतों में फंसेगा। अगर आपने कंप्लीट फूड खाया तो ये फूड से जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो ये बनेगा रस, और अगर आपने ज्यादा खाया है तो ये बनेगा हाँ। या आपने टेम्परेचर उसका डाउन कर दिया, टेम्परेचर डाउन कर दिया मतलब अंदर जो है वो डाइजेस्टिव फायर है, और उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया। ठंडी पेप्सी के लिए चिल, जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। तो उसको जैसे हमने चिल कर लिया तो वो तो चिल हो गया। चिल होने से क्या हो गया कि उसकी जो रिएक्शन अब ले कर नहीं पाएगा प्रॉपर, क्योंकि उसको टेम्परेचर हायर चाहिए। तो जो आप नींबू पानी खाने से पहले पीते हैं चिल, दैट इज बैड। आप पौने घंटे पहले पी लो नींबू पानी पी लो, लेकिन पहले पियोगे तो फायर डाउन हो जाएगी, फायर डाउन हो जाएगी। 35-40 मिनट पहले पीते हो तो उस समय पे ठीक है, उसके बाद वो डाइजेस्टिव फायर अपने आप आ जाएगी। चिल नहीं पीना, एक्चुअली में तो शीतल पीना। शीतल घड़े में से आता, घड़े में अगर पानी डालते हैं तो वो शीतल होगा, ठंडा भी होगा और प्यास भी बुझेगी। चिल में ठंडा होगा, प्यास नहीं बुझेगी। ठंडी चीज की तासीर हमेशा गर्म होती है। बर्फ को आप खा के देखो, वो गर्म हो जाएगा आपका, वो तंजीर हो जाएगी, तो आप उसको खा लोगे तो गर्म है, इसकी तासीर गर्म है, लग रही ठंडी है, लेकिन असल में वो गर्म उसका इफेक्ट है। अब आम कब कब बनेगी? एक तो आपने ज्यादा खाया, एक आपने ठंडा खाया, या पानी बहुत पी लिया तो भी आपने फायर मार दी, एक भूख नहीं थी तो खाया, मतलब अंदर जो है डाइजेस्टिव जूसेस आई नहीं, भूख नहीं लगी थी, खा ली। जीजू एक प्लीज खा लो, जीजू प्लीज मेरी वजह। पहले जाएंगे तो आप ठंडा पिलाएंगे, फिर आपको चाय भी पिला देंगे। भूख दोनों की नहीं थी और आपने पी लिया, ये आपके शरीर को खराब करेगा। अभी आगे 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 क्यों खराब करेगा? अभी ये जो आम है ये आपकी जो है इंटेस्टाइन में जाएगी और फंसेगी। ऐसे
तुम क्या तो बना नहीं सके और ये क्या बना गया भाई? ये मुर्गा बना है। ये मुर्गा बनाया है। तो नहीं खाएगा। मुझे भी नहीं पता क्या है। वो फूड पाइप है, आज फूड पाइप है कि नीचे पेट है ये, जो इंटेस्टाइन। ये इंटरेस्टिंग। अब इसके बाद ये जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये जो स्टमक है, स्टमक के अंदर ये आपके फायर जमती है। इस फायर को कहते हैं डाइजेस्टिव फायर। हिंदी में इसको कहते हैं जठर अग्नि, जठराग्नि। जठर इज द प्लेस जिधर इधर एसिड जमा होता है, जो लिवर से भी आएगा, पेनक्रियास से भी आएगा, स्टमक में से आएगा। पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक जूस, लिवर से बाइल जूस, स्टमक से सारे जूस आएंगे। ये एसिडिक होते हैं, आएंगे। जठराग्नि है। स्टमक, स्टमक इज हाउस नंबर 5 इन एस्ट्रोलॉजी। अगर आपका खाना अच्छा हो गया, मतलब पच गया है, तो ये आपके इंटेस्टाइन में ऐसे मूव करेगा। इंटेस्टाइन जो है परफोरेटेड होती है और ये ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाने से ये उसके अंदर जाके रच जाएगा। ठीक है, तो ये रस से जो है ये ब्लड बनता है, या रक्त। ब्लड के बाद ये मांसपेशी या मसल बनेगी। कुछ मसल के बाद जो और बच जाएगा एडिशनल फूड, तो ये हो जाएगा फैट। उसके बाद अस्थि या बोन्स, बोन्स के बाद बोन मैरो, बोन मैरो डबल आर कर देना। और उसके बाद वीनस या स्पर्म्स या शुक्राणु, जो भी आप। अगर आपकी आंव बन जाती है, आपने खाना ढंग से नहीं पचाया, इसलिए नहीं पचाया आपने, एक तो आपने टाइम से नहीं खाया, जब भूख लगी तो खाया नहीं। जिस चीज की भूख लगी नहीं वो नहीं खाया, कुछ और खा लिया। टेस्ट बड कुछ कह रहा है, खा दो कुछ रहे हो। आपको प्यास लगी, आप खाना खा लिया, पानी पियो। पानी खाने के साथ बहुत पी लिया, पानी खाना खाने से पहले पी लिया, पानी खाना खाने के बाद पी लिया, चिल्ड पेप्सी पी ली। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी अच्छा है, रस और अच्छा बनेगा कि आपकी डाइजेस्टिव फायर और अच्छी बनेगी। और खाने के अंदर देयर शुड बी गैप। आपने 9 बजे खाया, 9 बजे के बाद 11 बजे फिर कुछ खा लिया, फिर 1 बजे कुछ खा लिया, फिर 3 बजे खा लिया, 4 बजे खा लिया, 6 बजे खा लिया, वो नहीं करना। फ्रूट और वेजिटेबल खा दो, फ्रूट और वेजिटेबल खा सकते हो, अन्न नहीं खाना। केला नहीं, मतलब नॉर्मल जितने फ्रूट्स हैं वो बीच में खा सकते हैं, हल्का सा वो चलेगा। पानी खूब दबा के पियो, नींबू पानी पियो, वो ठीक है। लेकिन आप बिस्कुट खा लिया, सवेरे खाना खा लिया, फिर 11 बजे बिस्कुट खा लिया। नहीं, केला खा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। केला खा सकते हैं, नहीं खा सकते सर, खा सकते हैं एडिशनली। केला और जो आम है ना सर, वो कंप्लीट फूड है, वो थोड़े से बाकी फ्रूट से अलग है। क्या कह रहा हूँ? हाँ भाई, 9 बजे नाश्ता किया, 11 बजे बिस्कुट के साथ चाय पी ली, फिर 1 बजे फिर खाना खा लिया, 3 बजे फिर बिस्कुट खा लिया। बिस्कुट वैसे भी जो है जंक फूड है, उसमें मैदा और घी है या क्रीम है, और यही है फैट। अब इसके बाद अगर आपका रस नहीं बना, आंव बन गई, फंस गया वो फूड, जैसे आपने खा लिया पिज्जा या खा लिया बर्गर, मैदा
और जो लोग खाते हैं बीफ, तो क्या होता है कि ये यहाँ फंस जाता है और एंड में जाके जो यहाँ इधर और इधर ज्यादा फंसता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये हाउस नंबर है 8 ज्योतिष में। क्रॉनिक डिजीज बाद में लिखूंगा मैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 6। स्मॉल इंटेस्टाइन होगी सर, वो 6 होगी। ये छोटी बीमारी देगी। एट जो है ये क्रॉनिक डिजीज देगी। बीफ खा लिया और सो गए, तो ये जो इधर जो इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर ये थोड़ी पतली होती है, तो यहाँ वो फंस जाता है। तो वो फीलिंग तो होती है कि समथिंग इज देयर, पर वो एक्सक्रीशन नहीं हो पाती उसकी। तो सुबह जोर लगाता है बेचारा बैठे, कई कई दिन जोर लगाता है, निकलता नहीं। फिर खा जाता है बीफ, फिर वो टीवी में आता है रिच प्रोटीन डाइट खानी चाहिए, फिर वो और बीफ खा जाता है। इस आदमी ऊपर पेप्सी पी है, फिर वो फंस जाता है, टोटल फ्लॉप हो जाती है। ये फंसी रहती है और वो भी मारता रहता है, ठीक है ना, ऊपर से भी और नीचे से। और फिर क्या होता है, यहाँ पर अगर काफी सालों तक रहता है तो ये हो जाता है फिर कोलन कैंसर तब्दील हो जाता है। अमेरिका के अंदर कोलन कैंसर के सबसे ज्यादा केसेस हैं। उसका रीजन है कि वो रिच प्रोटीन डाइट खाते हैं। रिच प्रोटीन डाइट कहां से मिलता है? बीफ से। और हमारे शास्त्र रो रो मर गए। इन अंग्रेजों को 10-12 साल के बाद समझ में आ जाएगा पूरा, लेकिन उनको समझ में आ गया गाय हमारी माता है। भाई गाय हमारी माता पहले बता दिया था, उसका मांस नहीं खाना, जो इतनी सारी चीजें वो देती है, पंचामृत देती है, फिर क्या जरूरत है समझ। अब इनको समझ में आ गया, अब वो इम्पोर्ट करते हैं देसी गाय। हम कहते थे जर्सी गाय, अब वो स्मगल हो रही है। वो स्मगल इसलिए होती है कि जो गाय का घी है वही एक ऐसा घी है जिसमें सैचुरेटेड फैट कम है, और उसके अंदर है, यार क्या नाम भूल गया, बीटा कैरोटीन। जो पीला रंग का होता है। ये पीला सर गोल्डन रंग का होता है, बीटा कैरोटीन है इसके अंदर। ये एंटी कैंसरस होता है। गाय का जो पेशाब भी है वो भी एंटी कैंसरस होता है, वो भी गोल्डन येलो होता है। जो भी चीज येलो होती है वो एंटी कैंसरस होती है खाने वाली, उसमें बीटा कैरोटीन होता है। जैसे पपीता, एप्रिकॉट, ठीक है, और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, संतरा, ये सब एंटी कैंसरस है। गाय का घी खा लो, हुक्का पीते रहते हैं, वो क्या नाम है हमारे गांव में, वो गाय का घी भी खाते हैं, उनको कैंसर नहीं होता। शहरों में कैंसर। अंग्रेजों को समझ में आ चुका, पता चल गया कि जो रिफाइंड ऑयल है ये जहर है, वनस्पति ऑयल है ये जहर है। जिसके घर के अंदर रिफाइंड ऑयल हो प्लीज उसको फेंक दो, जितना भी पैसा है, आप बीमारी और खा रहे हो। सरसों का तेल कच्ची घानी का हमारे लिए श्रेष्ठ है हिंदुस्तान में। ऑलिव ऑयल आप लेते हो, दैट इज आल्सो गुड। नारियल का तेल हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है जो हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जो कोस्टल एरियाज के लिए वही बेस्ट है, ठीक है। और सर्दियों में जब बिल्कुल चिल वाली सर्दी है तो तिल का तेल कच्ची घानी। गर्मियों में नहीं खा, तिल का तेल गरम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, जो हमारा मतलब है कि ये हमारा जनरेटिव चेन है। फूड से लेकर शुक्राणु बनते तक बच्चे के 15-16 साल तक बनना शुरू हो जाता है, और जैसे ही बुढ़ापा आता है सबसे पहले ये खत्म होता है, फिर ये डीजनरेशन प्रोसेस है, ये बनता है और ये उल्टा जाता है। बोन में ऑस्टियोपोरोसिस होगी, उसके बाद फैट जो है मांस लटकने लगेगा, उसके बाद हीमोग्लोबिन खत्म हो जाएगा, बंदा चला जाएगा।
बोन मैरो जो होती है सबसे ज्यादा यहाँ इस, ठीक है। उसके बाद जो है ये हिप्स में होती है, हिप्स की बोन्स में होती है बोन मैरो। तो 11th हाउस जो है दैट इज बोन मैरो। और 9th हाउस भी बोन मैरो का। तो जो मैंने ग्रीन में लिख दिया 5, 9 और 11 ये हेल्थ के लिए अच्छे। अगर हमारी हड्डी मजबूत है तो हमारी हेल्थ अच्छी है। हड्डी मजबूत करने के लिए कैलकेरिया फॉक्स नहीं खिलाना बच्चे को धूप में खड़ा करना, तो जा बेटा बाहर जाके खेल। धूप में जाएगा बच्चा, विटामिन डी आएगा तो ही कैल्शियम बचेगा। एंटासिड मत खाना कभी जिंदगी के अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। अगर आपके एसिड बढ़ रहा है बॉडी के अंदर तो हड्डी तो गलेगी। जब बिल्डिंग पे एसिड डालेंगे सरिया ही गलेगा ना सर। तो आप एंटासिड मत खाना, आप उसके बजाय पे एसिडिटी होने का पक्का इलाज होगा। जिससे मुझको बोली होती है रेडिटिन होती है एसिडिटी नहीं खानी। ये बॉडी को कैल्शियम पचाने से भी रोकते हैं, हड्डी भी दिखाते हैं। ये जो बोली है जो चीज टीवी पे आ रही है ये खा लो ये खा लो ये खा लो, वो सारी चीजें झूठी है, वही नहीं खानी। जो टीवी पे नहीं आ रही है, गेहूं की ऐड देखी कभी आप? कभी नहीं आती गेहूं की ऐड। सेब की ऐड देखी है? सेब के जूस की ऐड देखी होगी आप? दारू की ऐड आती है, सिगरेट की ऐड आती है, दूध की भी आती है। दूध की ऐड कहाँ आती है? अमूल ब्रांड अपना बेच रहा है, जो अपने प्रोडक्ट्स को ऐड दे रहा है, दूध की ऐड नहीं। गाय आ गए, अंडा ठीक है खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। मुर्गी पाल के खाओ अंडा, फार्म हाउस का नहीं खाओ। नहीं अब सर उसका इलाज नहीं, अब इस तरह से तो अब जो है पॉस्चराइज है दूध सर, पॉस्चराइजेशन सर पास्चराइजेशन है। आप सुनो ना, आप बिल्कुल खत्म नहीं करते, गाय तो पाल नहीं सकते ना। पास्चराइजेशन है, पास्चराइजेशन भी गलत है। अब उसने इतना लंबे पे नहीं जाना, बस सिर्फ हमने एक बेसिक चीज कहा कि सेब नहीं कहता मेरे को खाओ, मतलब फ्रूट नहीं कहता, वेजिटेबल खीरा नहीं कहता मेरे को खाओ। सुबह आप खीरे का जूस पियो, आप ये का जूस पियो, अमृत। हनी की ऐड आती है? नहीं हनी बेटा ब्रांड की ऐड आती है, हनी की ऐड नहीं आती, वो अपने ब्रांड बेच रहा है, ठीक है ना। हनी इज गुड, हनी एंटी कैंसर है सर। येलो तो उसमें है ही है, तो वो तो अच्छा है। वो प्री डाइजेस्टेड फूड है, जो जैसे गर्मियों में वो तो ऑब्वियस है ना, वो तो आपको गर्मी में हनी खाने का दिल ही नहीं करेगा। दिल कर रहा तो खा लो, सिंपल है। दिल कर रहा खा लो, दिल नहीं कर रहा नहीं खाओ। गर्मी में खाने से हनी खाने का बोलो 12 महीने खा सकते हैं। ये ठीक सर, ऐसा ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं गर्मी में पानी में, जैसे अंजीर है, अंजीर को पानी में डाल के भिगो के खा सकते हैं, मैं भी खाता हूँ। तो जी ठीक, मैं कह रहा हूँ अगर उसका जी नहीं करता तो मत लीजिए, लेकिन जी करता तो ले। लेकिन ये नहीं कहना मैं दारू पीने का दिल कर रहा हूँ। दही को छाछ बना के जीरा डाल, गर्मी में छाछ बना के पीनी है सर, उसमें हवा चले ताकि उसमें हवा आ जाए। और वो जो छाछ है वो इस तरह से जब झगेंगे तभी आएगी, वो मिक्सी में नहीं आएगी। जब झगेंगे उसको तभी वो उसमें एयर आएगी। वो इतने पंगे में नहीं पड़ रहा है आपको, मतलब एक जनरल आउटलुक दे, हाँ जनरल आउटलुक दे, ठीक है। अब ये 5 जो है, अगर आपकी जठराग्नि अच्छी है, हमारी खाने की भूख अच्छी है, इसका मतलब हमारे हम स्वस्थ हैं। अगर हमें भूख तेजी से लग रही है तो हम स्वस्थ हैं। भूख तेजी से कब लगेगी? जब हम एक्सरसाइज किया हुआ है, 2 भोजन के बीच में गैप है, ठीक है। तो इसमें हमको भूख जो है अच्छी लगेगी, ठीक है। और भूख अच्छी लगेगी और हम नेचुरल फूड खाते हैं
तो इंटेस्टाइन में जो 6 रेड का है वो मेरे को बीमारी नहीं देगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में खाना नहीं फंसेगा तो हमें बीमारी नहीं होगी। बीमारी एक तो हमारे खान पान की आदतों की वजह से होती है, ये हमारे खाने पीने की आदतें गलत। दूसरा, हमारा लिविंग स्टाइल भी गलत, लाइफ स्टाइल का। कितने बजे उठते चिड़िया सुबह? सनराइज पे। तो प्रकृति जो है जो उस समय पे उठाती है हमें उठना है। सोना तब है जब सनसेट है। हम इस समय पे शहरी लाइफ में सनसेट पे नहीं सो सकते, 9 बजे तक सो लें, ठीक है। रात को नींद आ रही है तो हम नींद को मार रहे हैं, सो नहीं रहे। ये यही लाइफ स्टाइल गलत है। कॉफी पी लेते, नींद को मार लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं, सोते नहीं। नाइट लाइफ जो है ये गलत लाइफ स्टाइल है। नाइट लाइफ अब जो है बनानी शुरू कर दीजिए। नाइट लाइफ भी है। नाइट लाइफ क्या है? सोना है यार। नाइट लाइफ क्या है? बोले नहीं, नाइट लाइफ भी है। क्या है? कॉफी नाइट आउट है, नाइट आउट है, कॉफी पीते रहना। दिन में तुम कर सकते हो सब काम, रात में क्या करना है? ये जो गलत लाइफ स्टाइल है ये भी बॉडी के अंदर, क्योंकि खाने के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंफ्यूज करेगा, ये हमारे डाइजेशन को पुअर करेगा। अब वापस आते हैं, जब रागिनी पेस्ट होगी तो ठीक होगा, हेल्थ अच्छी होगी। बोन मैरो अच्छी होगी तो हेल्थ अच्छी होगी। 9th फिर वही बोन मैरो अच्छी होगी तो हेल्थ अच्छी होगी। और जो है सबसे इंपॉर्टेंट और जो चीज है, इन सब का जो मास्टर है वो यहाँ बैठा है। सबका बाप ऊपर बैठा है। 1, 5, 9, 11। 5, 9, 11 क्या है? हैप्पी। If you are happy, everything is good. If you are unhappy, everything is bad. अगर आप खुश हो तो आपको भूख भी अच्छी लगेगी। अगर आप खुश हो तो डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे निकलेंगे। अगर आप डिप्रेस हो तो कौन से हाउसेज आ जाते हैं? 2, 1, 6, 8। डिप्रेस होते हैं कौन से हाउसेज आते हैं? 2, 1, 6, 8। गुस्से आते हैं तो कौन से हाउसेज आते हैं? 8, 12। और ये 7, 8, 12 जो है, 7 कौन कौन से बॉडी ऑर्गन है? जनरेटिव ऑर्गन्स और किडनी। अगर गुस्सा करोगे तो आपके जनरेटिव ऑर्गन और किडनी पे असर पड़ेगा। 2, 1, 6, 8 है तो आपके दिमाग पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर पड़ेगा। आपकी बॉडी की एसिडिटी बढ़ जाएगी। 1, 5, 9 है, बी हैप्पी, खुश हो, म्यूजिक सुनो, काम करो। काम करोगे सेटिस्फेक्शन करो। और सबसे बड़ा है गीता का उपदेश, भगवान कृष्ण का याद रखना, संतोष। कर्म किया जाए फल की इच्छा मत कर, संतोष लाओ जीवन में। संतोष लाएंगे तो 2, 1, 6, 8 डिप्रेशन नहीं आएगा और एग्रेशन दोनों नहीं आएगा। आप स्टेबल हो जाओगे। जितना बॉडी को ज्यादा हिलाओगे, ऐसे फ्लक्चुएट करोगे, डिप्रेशन एग्रेशन उतना तंग होगा। बस हेल्थ में अल्टीमेटली प्रेम करो, लव एवरीबॉडी। जब आप सबसे प्रेम करोगे खुद ही खुश रहोगे और आपकी सेहत भी बल्ले बल्ले रहेगी। ठीक है। 1 पिट्यूटरी ग्लैंड है सर। ये पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड को सिग्नल देता है। वो जो थायराइड जो है वो TSH निकालता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल देता है। 2 डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं प्रॉपर। अगर TSH ऊपर नीचे हो जाता है तो या तो डाइजेस्टिव जूस बहुत ज्यादा निकलेगा या बिल्कुल कम निकलेगा। तो आपकी बॉडी की मूवमेंट भी उस तरह से हो जाएगी। अगर ज्यादा निकलेगा तो आप फास्ट हो जाओगे, 20 रोटी खाओगे और पतले होते जाओगे, और जब कम निकलेगा हवा खाओगे और मोटे होते जाओगे। ये सारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड का गेम है। आप खुश रहते हो तो भी थायराइड ग्लैंड भी खुश रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि ये जो पॉजिटिव ऑर्गन्स हैं 1, 5, 9, 11 are good for health and 6 and 8 are bad for health. And why they are bad for health ये मैंने आपको समझा दिया कि ज्योतिष और आयुर्वेद इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटी, बहुत गहरा संबंध। 10 अभी करेंगे तो मैं लिखूंगा।
सर 12 था ना? हाँ जी 12 अभी बोला नहीं, मैं बोलूंगा। 6 जो हो गया वो हो गया डिजीज काउज। अब ज्योतिष, अब प्योर ज्योतिष, जी अब प्योर ज्योतिष, आयुर्वेद खत्म, प्योर ज्योतिष। 6 डिजीज का होता है, मैंने समझा दिया क्यों। 8 जो है वो क्रॉनिक डिजीज का है, वो मैंने आपको समझा दिया। वाई 12 एक्सपेंडिचर, लॉस, हॉस्पिटल, हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ। 5 गुड हेल्थ, 9 गुड हेल्थ, 11 gain of health, 4 हो गया 12 of 5, 10 हो गया 12 of 11। तो ये जो है ये हेल्थ को खराब करेगा। 4 10 एंड ऑफ एवरीथिंग। हाँ जी अब ये मैंने हाउसेस लिखे हैं, अब यहाँ मैं कॉम्बिनेशन लिखा हूँ। ये कॉम्बिनेशन है 16, 18 और 112। यह इम्यूनाइजेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी कैन हैंडल डिजीज, मतलब शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वह शरीर को बीमारी से लड़ने में सक्षम कर देती है, मतलब जो शरीर को बीमारी से जितवा देगी। ये मामूली बीमारी हुई, जैसे वायरल फीवर हो गया तो कुछ नहीं करना, वो आपका उतर जाएगा। जुकाम है, दवाई लोगे तो 7 दिन में ठीक, दवाई नहीं लोगे तो हफ्ते में ठीक हो जाओगे। ऐसे ही होता है। ठीक है ना? ऐसे ही तो सारी इसको इम्यूनाइज करने में समय लगता नहीं सर, वो जैसे वायरल फीवर है, जुकाम है, इनकी एक साइकिल है जो इतने समय पे वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। ये तो एक हफ्ते में तो हो ही जाएगा सर। है जी? इसके बाद जो आगे है वो है 1।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।